सभी को नमस्कार। हमारे क्रैश कोर्स ग्रेड थर्ड में एक बड़े टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज अधिगम को अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अधिगम टॉपिक को आपके सिलेबस में 3 जगह डाल रखा है, अलग अलग यूनिट वाइज। एक प्रक्रिया था जो हमने पहले पढ़ लिया था, एक अधिगम लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको भी हमने पढ़ लिया जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, मैंने आपको बताया है। आज हम सिद्धांतों के बारे में आपको एक इंसाइट प्रदान करूंगा आज की इस क्लास के माध्यम से, कौन से सिद्धांत में कैसे प्रश्न आते हैं और आपको किन पार्ट्स को आपको देखना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन क्लास को बिना समय गंवाए, क्योंकि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। पहला बिंदु अधिगम की उपागम। ये वैसे आपके ग्रेड थर्ड में नहीं पूछा गया, बट हल्का सा देखो तो देख लेना। अधिगम की उपागम जो है वो फेरेंस मटर ने बताए थे। ये 3 होते हैं, फेरेंस मटर ने बताया, ये प्रश्न आया हुआ आरपीसी में। तो फेरेंस मटर ने अधिगम के 3 उपागम बताए। तल, तल का मतलब सिंपल वर्ड में याद कर लो कि हमें ऊपर ऊपर से पढ़ के जाना होता है। जो ऊपर ऊपर से पढ़ने पर रटने पे बल देते हैं वो तल उपागम है। नीतल गहन उपागम का मतलब है जो हर चीज को समझने पे बात बल देते हैं। हर चीज को समझना, रटना कुछ भी नहीं है, वो इंटेंसिव यानी गहन उपागम होता है। और वरक इथि कार्यनीति उपागम वो होता है जिसमें कुछ चीजें रटी भी जाती हैं और कुछ चीजें समझी भी जाती हैं, दोनों को मिलाकर जो उपागम होता है उसको बोलते हैं वरक इथिक। इन तीनों उपागम से 3 प्रकार की विचारधाराएं निकलती हैं, जिनको अपन बोलते हैं व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और निर्मितवादी। यही आपके सिलेबस में अधिगम के सिद्धांत होते हैं। अब व्यवहारवादी कौन होते हैं थोड़ा सा समझ लेना मेरी भाषा में, यद्यपि इसमें डाल रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है। व्यवहारवादी ये मानते हैं उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध महत्वपूर्ण है। व्यवहारवादी मानते हैं वातावरण बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बच्चे का व्यवहार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो पर्यावरण को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, पुनर्बलन को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, कंडीशनिंग को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, और ये मानते हैं कि बच्चा जन्म के समय कुछ नहीं लेके आता, यानी वो ब्लैक बॉक्स होता है। जैसे ही वातावरण के संपर्क में आएगा वो चीजों को सीखना प्रारंभ कर देगा। इसको अपन व्यवहारवादी विचारधारा बोलते हैं। तो जैसे इसमें लिख रखा है बालक व्यवहार को हम व्यवहार इंपॉर्टेंट है, वातावरण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्यवहारवादी विचारधारा उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध का परिणाम, शिक्षक अधिगम परिस्थितियों निर्माता है। अवलोकन योग्य व्यवहार मतलब ये कहता है कि बच्चे के व्यवहार को देखकर अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो क्या करेगा, तो अवलोकन योग्य व्यवहार की बात व्यवहारवादी करते हैं। पूर्ण बल अनुबंधन को महत्व मानते हैं, ब्लैक बॉक्स मैंने बता ही दिया। तो ये थोड़ा सा हल्का सा देख लेना कि ये इसकी मेन मेन चीजों मैंने ऑडियो के रूप में बोली हैं, वही चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर आता है व्यवहारवादी आंतरिक कारकों के बजाय बाहरी कारकों को महत्व मानते हैं, मतलब पर्यावरण को इंपॉर्टेंट मानते हैं। व्यवहारवादियों के 2 वर्ग हैं, एक पूर्ण बलन व्यवहारवादी और एक है अपूर्ण बलन व्यवहारवादी। इसमें इंपॉर्टेंट पूर्ण बलन व्यवहारवादी है। पूर्ण बलन व्यवहारवादी का मतलब है जो उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य पूर्ण बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं, और अपूर्ण बलनवादी वो होते हैं जो उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य पूर्ण बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते। अब व्यवहारवादी में, पूर्ण बलनवादी में अपने के थॉर्नडाइक का आएगा, पावलोव आएगा, सीएल हल आएगा और स्किनर आएगा। ऊपर वाले 4 तो पूर्ण बलनवादी में आ जाएंगे, और गुथरी का जो सिद्धांत है वो अपूर्ण बलनवादी में आ जाएगा। अब ये सभी पांचों के पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से पढ़ना है। पहला सिद्धांत है प्रयास त्रुटि का सिद्धांत। देखो ये नाम आपको सब याद करने पड़ेंगे, प्रयास त्रुटि, उद्दीपन अनुक्रिया, संबंधवाद, बॉन्ड थ्योरी, आवर्ती का सिद्धांत। इसमें संयोजनवाद, प्रयास त्रुटि, उद्दीपन अनुक्रिया, संबंधवाद, ये ऊपर वाले जो 4 3 नाम है वो जरूर पढ़ जाना, बाकी आप छोड़ सकते हो। प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। 1898 में एक किताब थी एनिमल इंटेलिजेंस, इसमें उन्होंने प्रतिपादन किया, देख लेना, आया हुआ प्रश्न है। इस सिद्धांत में इन्होंने प्रयोग किसके ऊपर किया था, बिल्ली पे किया। बिल्ली पे क्या प्रयोग था, बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, बाहर एक मछली का टुकड़ा रखा जाता है, बिल्ली प्रयास करती है, इस दौरान गलतियां होती हैं, और वो कई प्रयास करती है, कई गलतियां करती हैं, पहली बार उसे बहुत टाइम लगता है, लेकिन 9 10 दिन लगातार प्रयोग किया जाता है तो एक दिन ऐसा आता है कि बिल्ली बिना कोई गलती किए और लीवर को दबाना सीख जाती है। सिद्धांत ये कहता है कि हम जिंदगी में शुरुआत में बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारे प्रयास करते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि हम दोनों में एक सही संबंध स्थापित करके उस कार्य को करना सीख जाते हैं। इसको प्रयास त्रुटि का सिद्धांत बोलते हैं। तो इतना याद करना है कि बिल्ली पे प्रयोग किया गया, बाकी प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, और कुछ नहीं देखना, जो मैंने समझाने के लिए बताया। इस सिद्धांत में 3 चरण है, सबसे पहले हम प्रयास करते हैं, फिर अपन सही अनुक्रियाओं का चयन करते हैं, और फिर उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित कर लेते हैं। मेन जो गेम है इसका ये है, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करना ही सीखना है। उपयोगिता क्या है, मंद बुद्धि बच्चों के लिए उपयोगी है क्योंकि वो गलतियां करके सीखते हैं, आया हुआ प्रश्न है। कर्मिक रूप से सीखने पर धीरे धीरे सीखने में बल देता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है क्योंकि इसमें बच्चा गलतियां करके सीख रहा है। गणित में उपयोगी है, करो एंड करो ने कहा था, आरपीसी में आया हुआ है। विज्ञान समाजशास्त्र में उपयोगी है, कोलसेनिक ने कहा था, आया हुआ प्रश्न है। मतलब ये देख लेना कि किसने क्या माना है, ये पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए।
यह सिद्धांत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास करता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। गामक योग्यताएं, मोटरसाइकिल, ड्राइविंग, खेलना, इन सब में सिद्धांत का प्रयोग होता है, आया हुआ है। यह सिद्धांत अर्जित ज्ञान को बड़ा क्या मानता है? उपयोगी मानता है। आलोचना क्या है सिद्धांत की? सिद्धांत यांत्रिकता पे बल देता है। यांत्रिकता मतलब समझ गए, एक ही चीज को एक ही तरीके से करना है, तो इसकी नेगेटिविटी है। रटने पे बल देता है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, और अंतर्दृष्टि का प्रयोग नहीं करता। तो जो मैंने काम की बातें बताई हैं, गामक योग्यता वाला प्रश्न, मंद बुद्धि वाला, कर्मी को धीरे धीरे सीखने में बल देता है, ठीक है। गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र में उपयोगी, जरूर आप देख के जाएंगे। सिद्धांत पूर्ण बल को सबसे पहले मानने वाला सिद्धांत थॉर्नडाइक के था। प्रयोग बिल्ली पर किया गया, सिद्धांत के उपनाम देख लेना। बाकी ये नेगेटिविटी मैंने बता दी है। यांत्रिकता वाला प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, और अंतर्दृष्टि को महत्व नहीं देता। ये 3 लाइनें याद रखना, बाकी छोड़ दो। ये लाइन छोड़ दो, नोट वोट नहीं देखना आपको। अधिगम के नियम बताएं थॉर्नडाइक ने, इंपॉर्टेंट है। 3 मुख्य और 5 गौण नियम। मुख्य नियम समझ में आने चाहिए, गौण के केवल नाम याद रखने हैं। पहला नियम है तत्परता का नियम। तत्परता के नियम में इतना सा याद रखना है कि उदाहरण पूछेगा। तत्परता का मतलब होता है कोई भी क्रिया कार्य को करने के लिए यदि हम तैयार हैं तो करना सीख जाते हैं, अन्यथा उस कार्य को नहीं सीखेंगे। मतलब आप यदि तैयार हो तो सीख जाओगे, वरना नहीं सीखोगे। घोड़े को तालाब तक ले जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कह सकता। यदि उसकी इच्छा होगी तो करेगा। तो रुचि, इच्छा, ध्यान जागृत करना, जिज्ञासा जागृत करना, और क्लास में आते ही सबसे पहले टीचर जिस नियम का प्रयोग करता है वो लॉ ऑफ रेडीनेस है। तो एग्जाम्पल बनाएगा, मतलब मेरी रुचि और इच्छा होगी तो मैं सीखूंगा, वरना मैं नहीं सीखूंगा। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। कोई भी क्रिया कार्य को यदि बार बार करते हैं, बार बार करते हैं तो करना सीख जाते हैं, इसको अपन अभ्यास का नियम बोलते हैं। इसके 2 भाग हैं, उपयोग, अनुपयोग। उपयोग का मतलब है सीखे गए कार्य का प्रयोग करते हैं तो बना रहता है। अनुपयोग का मतलब है सीखे गए कार्य का प्रयोग नहीं करते तो उसे भूल जाते हो। ठीक है, उपयोग अनुपयोग हो गया। फिर हाँ, उपयोग अनुपयोग। अभ्यास के नियम का प्रयोग अपन कहाँ कर सकते हैं? उच्चारण सुधार में, आदत निर्माण में, कला प्रशिक्षण में, लेखन सुधार में, इसमें कर सकते हैं, देख लेना। 1930 में क्या संशोधन हुआ? पहले इसने कहा था कि अभ्यास के नियम का हर जगह प्रयोग हो सकता है, बाद में इसने संशोधन किया, अभ्यास का नियम का प्रयोग केवल सरल चीजों में हो सकता है, कठिन चीजों में नहीं होता। तीसरा नियम है प्रभाव, संतोष या परिणाम का नियम, लॉ ऑफ रिजल्ट। ये नियम कहता है कि कोई भी कार्य का रिजल्ट अच्छा आएगा, परिणाम अच्छा आएगा, सुखद आएगा तो सीख जाएंगे, सुखद नहीं आएगा तो नहीं सीखेंगे। मतलब संतुष्टि को इंपॉर्टेंट मानता है कि हम कोई बच्चे से काम करवाएं, उसको 2 रुपए दे दिए तो वो दोबारा काम करेगा, और यदि हमने उसको 2 थप्पड़ लगा दिए तो दोबारा काम नहीं करेगा। ये परिणाम का नियम है। तो प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, ये सब कौन से नियम में आते हैं? परिणाम के नियम में। एग्जाम्पल आते हैं इन सब पे। समझ में आना चाहिए कि प्रभाव का नियम का मतलब क्या है। कार्य का परिणाम सीखने सीखने को बढ़ाता है। संशोधित प्रभाव का नियम क्या था? 1930 में इसने दिया, जिसमें इसने कहा कि पहले तो इसने कहा कि दंड और पुरस्कार बराबर होते हैं, फिर इसने कहा नहीं, दंड और पुरस्कार बराबर नहीं होते, ना एक दूसरे के विरोधी होते हैं, ना ही बराबर होते हैं, ना एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अभी तो पुरस्कार जो होता है वो दंड की अपेक्षा ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसको उसने नाम दिया था संशोधित प्रभाव का नियम। तो ये आरपीसी में आया हुआ, देख लेना। इस नियम का प्रयोग अपन बच्चे में मनोवृत्ति का निर्माण करने में, ठीक है, इनमें कर सकते हैं, और प्रशंसा, पुरस्कार, दंड देने में करते हैं। गौण नियमों में केवल नाम नाम देखना, कोई विशेष नहीं। बहुप्रतिक्रिया का नियम मतलब बहुत सारी क्रियाएं करते हुए पढ़ लेना, जो मन में आ रहा वही पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम या तत्व प्रबलता का नियम, जो प्रायोरिटी वाली चीजें हैं, जैसे मैं अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ, आंशिक क्रिया का नियम है कि ये मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें, हमको इसको ऐसे से पढ़ के जाना है, बाकी कचरे को छोड़ देना है। ये आंशिक क्रिया, तत्व प्रबलता का नियम है, ठीक है। मुख्य क्रिया है। मनोवर्ती का नियम, जैसा दृष्टिकोण होगा सीख जाओगे, दृष्टिकोण नेगेटिव है तो नहीं सीखोगे। साहचर्य परिवर्तन का चौथा नियम है आत्मीकरण या अनुकूलन या सादृश्यता का नियम। कोई एक स्थिति में आपने जो व्यवहार किया उसको दूसरी स्थिति में दोहरा देते हो, इसको क्या कहलाते हैं? पूर्व अनुक्रिया में की गई अनुक्रिया को समान स्थिति में रिपीट करना, मतलब एक अनुक्रिया को हर जगह लागू कर देते हो, ये सादृश्य आत्मीकरण का नियम है। साहचर्य परिवर्तन का नियम का मतलब है एक उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया होती है वही दूसरे नए उद्दीपक के प्रति भी कर देना, ठीक है। कि मान लीजिए कुत्ता घंटे के प्रति भोजन के प्रति लार टपकाता है, वही लार यदि वो घंटे के प्रति टपका रहा है तो वो साहचर्य परिवर्तन है। आईपी पावलो का सिद्धांत इस पे बेस है, तो ये देख लेना। उपनियम आपको नहीं पढ़ने हैं, छोड़ देना कंप्लीटली। दूसरा सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया, आईपी पावलो। नाम याद रखने, जितने भी नाम है इसके। संबद्ध प्रतिक्रिया, प्राचीन, परंपरागत, प्रतिवादी, प्रतिस्थापक, क्लासिकल, सब नाम पढ़ के जाना क्योंकि सब आए हुए हैं। प्रतिपादक आईपी पावलोव है, 1904 में दिया था, ठीक है। रूस के शरीर विज्ञानी है, नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया है, ठीक है। कुत्ते पे इन्होंने प्रयोग किया है। अनुबंधन शब्द को लेके आने वाला पहला व्यक्ति आईपी पावलोव ही था, याद रखना। और ये प्रयोग कहाँ किया था? सेंट पीटर्सबर्ग में। ये यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न, आपके नहीं आएगा फिर भी। पावलो का जो प्रयोग है उसमें टेबल आपको समझनी है, कुछ नहीं है, बहुत आराम से समझना, समझ में आ जाएगी। इसने कुत्ते पे प्रयोग किया, और कुत्ते पे प्रयोग करने से पहले उसके सामने क्या दिया? भोजन दिया। ये भोजन क्या है? कोई भूखे आदमी के सामने भोजन दोगे तो उसके लिए वो यूसीएस है। यूसीएस का मतलब क्या होता है? अनअनुबंधित उद्दीपक।
मतलब मूल उद्दीपक, जिसको देखकर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है उसको अपन मूल उद्दीपक या यूसीएस बोलते हैं। ठीक है, तो भोजन मूल उद्दीपक है। भोजन को देखते ही कुत्ते ने क्या टपकाई, लार टपकाई, तो लार अपने आप टपकी है तो यूसीआर है, मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, वो ऑटोमेटिक होती है। तो यूसीएस का मतलब क्या होता है, मूल उद्दीपक जिसको देखकर रिस्पॉन्स होता है, और यूसीआर का मतलब क्या होता है, जो रिस्पॉन्स किसी कंडीशन से जुड़ा हुआ नहीं होता वो यूसीआर होता है। अब इसने कुत्ते के सामने पहले भोजन दिया, उसके बाद कुत्ते ने लार टपकाई, फिर हमने क्या किया, प्रयोग करने के दौरान घंटी बजाई, कुत्ते ने कोई लार नहीं टपकाई। लेकिन बाद में इसने प्रयोग करने के दौरान क्या किया, पहले घंटी बजाई, उसके जस्ट बाद भोजन दिया। घंटी क्या, कृत्रिम उद्दीपक है, कंडीशन है, क्योंकि घंटी का लार से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम भोजन से पहले दे रहे हैं, तो घंटी अनुबंधित उद्दीपक है, कृत्रिम उद्दीपक है, सहायक उद्दीपक है। घंटी के जस्ट बाद में हमने क्या दिया, भोजन दिया। तो घंटी और भोजन दोनों दिए, उसके बाद क्या टपकाई कुत्ते ने, लार टपकाई। तो घंटी और भोजन दोनों को हम साथ साथ प्रस्तुत करते हैं, मतलब 2 या 4 सेकंड के अंतराल पे हम बार बार करते हैं। एक दिन हमने क्या किया, केवल घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, लेकिन कुत्ते ने घंटी को देखते क्या टपका दी, ला टपका दी, मतलब कुत्ते की कंडीशनिंग होगी घंटी के साथ। ये पूरा सिद्धांत इस बात पे आधारित है कि जो कुत्ता भोजन को देखकर ला टपकाता है तो वो नेचुरल प्रतिक्रिया, स्वाभाविक है। लेकिन वही कुत्ता घंटी के प्रति भी वही प्रतिक्रिया करने लग जाता है, इसका मतलब होगी कंडीशनिंग। हमारे जीवन में कंडीशनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। आप पीजी में रहते हैं, आपके 10 बजे खाने की घंटी बजती है, आप उस समय खाना खाते हो, एक दिन वो घंटी 8 बजे बज जाए, आप तुरंत मेज की तरफ भाग जाओगे, कंडीशनिंग होगी। समझ रहे हो, हम बहुत सारा व्यवहार ऐसा होता है जो कंडीशनिंग की वजह से करते हैं। तो ये पूरा सिद्धांत इस कंडीशनिंग पे आधारित है, तो ये टेबल याद रखना। इसकी प्रमुख अवधारणाएं क्या है, उत्तेजन का नियम इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई उद्दीपक जब बार बार आपके सामने लाया जाता है तो उसके प्रति आप अनुक्रिया करना शुरू कर देते हो। आंतरिक अवरोध का नियम, कि जब आप कोई कार्य कर रहे हैं और आंतरिक अवरोध का मतलब अंदर से, जैसे कि आपको भूख नहीं है उस समय आपको भी लार नहीं टपकाओगे, ठीक है ना। तो भूख जो है, भोजन पूर्ण बलन बड़ा जरूरी होता है, उसके बिना कुछ नहीं होता। बाह्य अवरोध का नियम है, मतलब अचानक से बाहर से 2 4 आवाजें लग जाए तो कुत्ता कंफ्यूज हो जाएगा, ये छोड़ देना ऊपर वाले तीनों नियम। उद्दीपक सामान्यीकरण याद रखना, पूरा सिद्धांत उद्दीपक सामान्यीकरण पे आधारित है। उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब होता है जो मूल प्रतिक्रिया के प्रति, मूल उद्दीपक के प्रति रिस्पॉन्स करते हो, वही रिस्पॉन्स आप दूसरे उद्दीपक के प्रति करने लग जाओगे, इसको उद्दीपक सामान्यीकरण बोलते हैं। विलोपन का नियम भी इंपॉर्टेंट है, एक लॉ ऑफ एक्सटेंशन। इसका मतलब है, विलोपन का मतलब है घंटी बजने के बाद कुत्ते ने लार टपकाई, अगले दिन फिर घंटी बजाओगे, कुत्ता लार टपकाएगा, फिर घंटी बजाओगे, लार टपकाएगा, कुछ दिनों बाद में वो लार टपकाना बंद कर देगा। इसको लॉ ऑफ एक्सटेंशन बोलते हैं, विलोपन का नियम बोलते हैं। यानी बार बार घंटी बजने पे कुत्ते का लार टपकाना बंद हो जाना, ये विलोपन है, लॉ ऑफ एक्सटेंशन है। इतना सा याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। विलोपन क्यों होता है, जब पुनर्बलन नहीं मिलता है, कुत्ते के समझ में आगे, घंटी बजा रहे हैं, भोजन नहीं दे रहे, तो लार नहीं टपकाएगा। स्वतः पुनर्लाभ की अवधारणा किससे रिलेवेंट है, प्रश्न भी पूछा गया। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, विलोपन और स्वतः पुनर्लाभ दोनों पावलो और स्किनर दोनों से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि मान लो 3 महीने बाद अचानक से फिर से तुमने घंटी बजा दी तो कुत्ता फिर लार टपकाएगा, इसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोलता है। तो भी याद रखना। विभेदन वर्ड का प्रयोग किसने किया है, पावलो ने किया। विभेदन क्या होता है, जब कुत्ता ये समझता है कि मूल उद्दीपक अलग होता है और कृत्रिम उद्दीपक, यानी घंटी और भोजन में अंतर करना सीख जाएगा, इसको विभेदन बोलते हैं। उच्च कोटि अनुबंधन क्या होता है, हायर लेवल कंडीशनिंग, जब कुत्ता घंटी से पहले की प्रति भी प्रतिक्रिया करना शुरू कर देगा, घंटी बजने से पहले लाइट जलती है उसके प्रति भी वो कंडीशनिंग कर रहा है, तो हाई लेवल कंडीशनिंग है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आभासी अनुबंधन, बिना घंटी के लार टपकाना शुरू कर देगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अध्यांकन इम्प्रिंटिंग, ये ग्रेड फर्स्ट में आया हुआ है, ये लोरेंज ने 1937 में अवधारणा दी थी। अध्यांकन इम्प्रिंटिंग का मतलब ये होता है कि बच्चा जब पैदा होता है उस समय उसके पास कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे जानवर ही हो, वो उसको अपना पेरेंट्स मान लेता है, मतलब उससे उसका लगाव हो जाता है। ये अध्यांकन या इम्प्रिंटिंग की अवधारणा है, ठीक है ना। तो ये लचीला नहीं होता है, कठोर होता है, मतलब जिस चीज के प्रति ये जुड़ जाता है उसको हमेशा वही मानने लग जाता है। कबूतर को आप बत्तख के पास रख दोगे तो उसको अपनी माँ मानने लग जाएगा। ये क्या है, अध्ययन इम्प्रिंटिंग है। अभ्यसन, एबिटेशन क्या होता है, एबिशन ये भी आया हुआ है। एबिटेशन की उदाहरण क्या है, कोई चीज यदि बार बार आती है तो उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स कम हो जाता है, समझ गए आप, एबिटेशन। मान लीजिए आप मुझे देख के आप अच्छी प्रतिक्रिया करते हो, मैं आपके सामने दिन में 20 बार आने लग जाऊंगा ना, तो आपकी वो जो आदत थी ना अचानक से प्रतिक्रिया करने की, वो एकदम खत्म हो जाएगी, इसको बोलते हैं अभ्यसन। संवेदीकरण, सेंसिटाइजेशन, ये भी असाहचर्य अधिगम है, मतलब जिसमें अपन एक उद्दीपक के प्रति जो रिस्पॉन्स करते हैं वो दूसरे के प्रति करने लग जाता है। मिथ्या अनुबंधन छोड़ देना, नहीं इंपॉर्टेंट।
अनुबंधन कितने प्रकार का होता है? 4 टाइप का होता है, इसका हल्का सा देख लेना। 4 टाइप का अनुबंधन क्या होता है? सहकालिक, सहकालिक का मतलब है जब घंटी और भोजन दोनों साथ साथ आते हैं, इसको सहकालिक बोलते हैं, अच्छा नहीं होता। विलंबित अनुबंधन, डिलेड कंडीशनिंग, ये सबसे बेस्ट होता है। जब घंटी पहले आएगी भोजन बाद में आएगा, लेकिन दोनों के बीच में 3 से 4 सेकंड का अंतराल होगा, तो कुत्ते को लगेगा घंटी आई उसके बाद भोजन आया। ये सबसे बढ़िया कंडीशनिंग होती है। अवशेष, इसमें घंटी और भोजन में समय अंतराल ज्यादा होता है, तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। और बैकवर्ड कंडीशनिंग, पश्चगामी, पश्चगामी का मतलब होता है पहले भोजन उसके बाद घंटी। तो इस प्रकार 4 कंडीशनिंग के प्रकार। फिर देखना अनानुबंधित उद्दीपक, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये क्या होता है? ये 2 प्रकार का होता है। जो यूसियस भोजन है उसके 2 प्रकार है। प्रवर्त्यात्मक मतलब पॉजिटिव, और विमुखी मतलब नेगेटिव। समझ में आ गई बात? ठीक है, परवर्त मतलब भोजन मिल रहा है आपको, भूखे हैं तो पॉजिटिव है, आपको दंड मिल रहा है तो नेगेटिव। अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक, कंडीशनिंग किससे प्रभावित होता है? प्रेरक प्रभाव पड़ेगा, मतलब भूख प्रभावित करेगी। उत्तेजकों का संबंध, जितना नजदीकी संबंध होगा उतनी कंडीशनिंग अच्छी होगी। उत्तेजकों की पुनरावृत्ति, बार बार रिपीट करोगे घंटी भोजन को तो कंडीशनिंग मजबूत होगी। नियंत्रित वातावरण, मतलब बाहर की चीजें ज्यादा नहीं आनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य, कुत्ता पागल होगा कंडीशनिंग नहीं करेगा। लिंग का प्रभाव, लड़कियां जल्दी कंडीशनिंग करती हैं। बुद्धि का प्रभाव, मंद बुद्धि बच्चा जल्दी कंडीशनिंग करता है, छोटा बच्चा जल्दी कंडीशनिंग करता है। और अनुबंधन अस्थायी होता है, याद रखना। आज जो कंडीशनिंग आपकी किसी चीज के प्रति है, कल वो दूसरी चीज के प्रति हो सकती है, मतलब खत्म हो जाती है। शिक्षा में क्या उपयोगिता है सिद्धांत की? भाषा विकास में, समूह निर्माण में, आदत निर्माण में, भय को दूर करने में, पॉजिटिव एटीट्यूड के निर्माण करने में। ये मानसिक रोगों वाला आया हुआ है। कोई बीमार आदमी होता है ना, उसके अपन कंडीशनिंग दूसरी चीज से कर सकते हैं। ठीक है, नशा छुड़वाने में कर सकते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड को दूर करने में कर सकते हैं। तो ये मानसिक रोगी वाला आया हुआ है, देख लेना। तीसरा सिद्धांत है प्रबलन सिद्धांत। छोटा सा सिद्धांत है, कुछ नहीं है, नाम जरूर देख के जाना। प्रबलन, आवश्यकतावकलन, सबलीकरण, संपोषक, ये चारों नाम एग्जाम में आए हुए हैं। सीएल हल प्रतिपादक है। कब दिया था उन्होंने? प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, इनकी किताब का नाम है। 1915 में सिद्धांत दिया था, उसके बाद 1942 में इसमें संशोधन, 43 में संशोधन हो गया था, 52-53 में संशोधन हुआ था। ये नाम सब याद रखने से, गणित निगमन वाला नाम आ गया, चालक न्यूनता वाला नाम आ गया, प्रेरणा प्रबलन हास वाला नाम आ गया, ऊपर वाले तीनों सबलीकरण, ये सब नाम आए हुए हैं, तो ये नाम पूरे पढ़ के जाना। चूहे पे इसने प्रयोग किया था। एक छोटी सी लाइन है पूरे सिद्धांत में, शॉर्ट एंड स्वीट। ये कहता है सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। हम कोई भी क्रिया कार्य तभी सीखेंगे जब वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। यदि आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता तो उस क्रिया कार्य को हम दोबारा नहीं करते हैं। ये सीएल हल का सिद्धांत है, कुछ नहीं है। इसको चालक न्यूनता का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति होती है तो चालक न्यून हो जाता है, याद रखना। ये आवश्यकता और सीखने के संबंध पे बल पे दल देता है। ठीक है, इसने आदत चरों की बात की है। इसने अधिगम के 17 नियम और 133 प्रमेय बताई, इसलिए इसको गणित निगमन का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसने SHR का कॉन्सेप्ट दिया, जिसको आदत शक्ति कहा जाता है। इसने B बराबर DH का कॉन्सेप्ट दिया कि व्यवहार जो होता है वो चालक और आदत के अंतः क्रिया का परिणाम होता है। ये सिद्धांत SOR सूत्र पे आधारित है, जो वुडवर्थ ने दिया था। ये इसकी काम की बात है, बाकी आप इतना भी पढ़ जाओगे तो बहुत है। ठीक है, SB = D × H का कॉन्सेप्ट था, व्यवहार चालक आदत के अंतः क्रिया का परिणाम है। ठीक है, और SOR सूत्र पे आधारित है, ये बता दिया मैंने। गणित के 17 नियम 133 प्रमेय पे आधारित है। आदत शक्ति, IR का मतलब था प्रतिक्रिया शक्ति का अवरोध, वर्ड के लिए यूज किया इसने, कि कुछ समय बाद लगातार आपको पूर्ण बलन नहीं मिलता है तो आपकी प्रतिक्रिया करने की शक्ति खत्म हो जाती है। के प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा। V उद्दीपक तीव्रता, सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ता है, छोड़ देना कोई विशेष नहीं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। BF स्किनर ने दिया है, पावलो और स्किनर दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके नाम सभी देखने हैं, सक्रिय अनुबंधन, ऑपरेट कंडीशनिंग, कार्यात्मक प्रतिबद्धता। ठीक है ना, ये भी नाम आया हुआ। नैमित्तिक अनुबंधन, नॉर्मेटिव कंडीशनिंग, साधनात्मक अनुबंधन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, R टाइप अनुबंधन, RS टाइप अनुबंधन, रिक्त प्राणी उपागम, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दैहिक चरों की आवश्यकता नहीं होती है। सब नाम पढ़ के जाना है, सबके नाम पढ़ के जाना है। प्रतिपादक स्किनर है, कब दिया है नहीं पूछेगा, 1938 में दिया, किताब का नाम नहीं पूछेगा, छोड़ देना। क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होता है? ऑपरेटिंग कंडीशनिंग किसको बोलते हैं? IP पावलोव जब हमने पढ़ा तो उसमें हम पढ़ते हैं कि पहले उद्दीपक आता है, फिर वो जानवर अनुक्रिया करता है। क्रिया प्रसूत व्यवहार वो होता है जिसमें उद्दीपक की जानकारी नहीं होती, आप बिना उद्दीपक की जानकारी के व्यवहार जो करते हो उसको क्रिया प्रसूत अनुक्रिया बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है क्रिया प्रसूत व्यवहार। ठीक है, नंबर 2, ये सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है। प्रभाव के नियम संबंधी कोई भी एग्जाम्पल आ जाए कि मैं कोई भी क्रिया कार्य करता हूँ, परिणाम अच्छा आएगा तो उस क्रिया कार्य को बार बार करूंगा और करना सीख जाऊंगा, ये प्रभाव का नियम है। ठीक है, इस सिद्धांत में अनुक्रिया और पूर्ण बलन सबसे महत्वपूर्ण धारणाएं होती हैं, तो ये थोड़ा सा देख लेना। यह सिद्धांत इस बात का विरोध करता है कि उद्दीपक नहीं होगा तो अनुक्रिया नहीं होगी, मतलब
बाकी पावलो तो ये कहता है, सील हल तो ये कहता है, थॉर्नडाइक तो कहता है उद्दीपक होगा तो ये अनुक्रिया होगी, ये कहता है बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया हो सकती है। इस सिद्धांत में कबूतर तथा सफेद चूहे पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, याद रखना, चूहे पे प्रयोग किया गया बॉक्स स्किनर बॉक्स था, कबूतर प्रयोग किया गया बॉक्स कबूतर पेटिका थी। यह सिद्धांत सीखने में बाह्य परिणामों को क्या मानता है, बड़ा महत्वपूर्ण मानता है। इस सिद्धांत की प्रमुख क्रियाएं देख लो। श्रृंखला चेनिंग, श्रृंखला चेनिंग का मतलब है कोई भी चीज कर्मिक रूप से अपन सीखते हैं तो वो श्रृंखला है। ठीक है ना, धीरे धीरे सीखना। तो आपसे पूछेगा कि स्किनर के सिद्धांत से जुड़ी अवधारणा कौन सी नहीं है, तो ये वर्ड याद रखने, चेनिंग श्रृंखला शब्द का प्रयोग स्किनर ने किया है। अनुक्रिया सामान्यीकरण, एक अनुक्रिया जिसपे पूर्ण बल मिलेगा उसको बार बार रिपीट करेंगे, वहां उद्दीपक सामान्यीकरण था, अनुक्रिया सामान्यीकरण, तो ये वर्ड याद रखना। वंचन डिप्राइवेशन वर्ड, कि जब तक पूर्ण बलन नहीं मिलेगा कबूतर अनुक्रिया नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये वंचना रोक के रखना। मैगजीन प्रशिक्षण, जैसे ही कबूतर पे अपन प्रयोग करते हैं तो कबूतर जैसे ही खटखट की आवाज आएगी, इसने जो प्रयोग किया वो क्या था, प्रयोग यही तो था उसका। ठीक है ना, उसने कबूतर के ऊपर एक प्रयोग किया, कबूतर पे प्रयोग किया ऐसे, और यहाँ पे ऐसे जार लगा हुआ है, कबूतर भूखा है, कबूतर भागता अनुक्रिया करता है, अचानक से इसका पैर पड़ जाता है, यहाँ एक जार लगा हुआ है, खटखट की आवाज आती है, अनाज के दाने आ जाते हैं। अब ये कबूतर जाके देखता है कि अनाज के दाने कहाँ आए, तो इसको अनाज के दाने मिले। ये अनाज के दाने जो मिले ना, ये और कबूतर उस जार के पास गया, इसको मैगजीन प्रशिक्षण बोलते हैं। जार के पास जाने का जो ट्रेनिंग है उसको मैगजीन प्रशिक्षण बोला जाता है। ठीक है, वंचन क्यों रखा गया, कि जब तक ये सही अनुक्रिया नहीं करेगा उसको पूर्ण बल नहीं देंगे, इसको वंचन बोलते हैं। अंतर्नोद क्या है, कबूतर या चूहे के अंदर की जो भूख है वो जरूरी है, तो अंतर्नोद शब्द का प्रयोग किसने किया है, स्किनर ने किया, याद रखना। रूपायतन सेपिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेपिंग क्या होता है, सेपिंग शब्द का प्रयोग स्किनर, सेपिंग क्या होता है, मुझे तुम्हारे व्यवहार में कोई परिवर्तन करना है तो मैं तुम्हें कर्मिक रूप से पूर्ण बलन दूंगा, व्यवहार के अकॉर्डिंग पूर्ण बलन दूंगा। तुमने छोटा काम किया तो छोटा पूर्ण बलन अच्छा, तूने बड़ा काम किया तो बहुत अच्छा, मतलब जैसा व्यवहार वैसा ही पूर्ण बलन, इसको उसने बोला है सेपिंग या रूपायतन या कर्मिक सन्निकट विधि। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। मतलब स्किनर और पावला पूरे इंपॉर्टेंट है, इनको पूरा पढ़ के जाना। रूपायतन सेपिंग हो गया। शाब्दिक व्यवहार के इसने 4 प्रकार बताए, छोड़ सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मांड मतलब मांग के अनुसार, टेक्ट मतलब कोई चीज दिखा दूंगा कि ये क्या है, आप कह दोगे पेन है। प्रतिध्वनिक व्यवहार, जैसा मैंने बोला वैसा रिपीट करना। ऑटोकिल्टिक व्यवहार मतलब आप अपने आप बोलते हैं। विलोपन शब्द का प्रयोग पावलो ने भी किया, इसने भी किया है, कि यदि कबूतर को भोजन नहीं मिलेगा तो वो घूमना बंद कर देगा। सौतेय पुनर्लाभ, अचानक से 2 महीने बाद फिर से जार में बंद कर दो, फिर से दोबारा जाके उसको दबाने की कोशिश करेगा, ये सौतेय पुनर्लाभ। टोकन इकोनॉमी वर्ड का प्रयोग किसने किया था, स्किनर ने, कि बच्चे को अच्छे व्यवहार के बदले हम पुरस्कार देते हैं और बहुत सारे अच्छे व्यवहार के बदले में बड़ा पुरस्कार देते हैं। तो पुरस्कारों के आदान प्रदान करने की तकनीक जो है वो क्या है, टोकन इकोनॉमी। संचय रिकॉर्डिंग क्या है, अनुक्रिया की दर को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पुनर्बलन, इस सिद्धांत का केंद्र बिंदु याद रखना। पुनर्बलन पे बहुत प्रश्न पूछता है, तो पुनर्बलन को सबसे इंपॉर्टेंट किसने माना था, स्किनर ने माना था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। ठीक है, इसके 2 प्रकार बताए हैं। धनात्मक पूर्ण बलन, धनात्मक का मतलब होता है जिसको देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स वर्ड, इसमें क्या आएगा, प्रशंसा, पुरस्कार, धन, संपत्ति, भोजन, मान, सम्मान, ये सब धनात्मक होते हैं। पॉजिटिव का मतलब जिसके देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ती है। इसके 2 प्रकार होते हैं धनात्मक के, प्राथमिक और द्वितीयक। इन पे बहुत प्रश्न आते हैं। प्राथमिक का मतलब होता है जो आपकी जन्मजात आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। जैसे आपको भूख लग रही है तो भोजन आपके लिए प्राथमिक है, प्यास लग रही है तो पानी आपके लिए प्राथमिक है। तो जन्मजात होते हैं वो प्राथमिक होते हैं। और द्वितीय का मतलब होता है जैसे मैं प्रशंसा दूं, पुरस्कार दूं, ये जो होते हैं, धन दूं, सम्मान दूं, ये द्वितीयक होता है। तो याद रखना प्राथमिक और द्वितीयक में क्या अंतर है। नकारात्मक पूर्ण बलन क्या होता है, जिसके देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती, जिसको हटा देने से, याद रखना, मतलब देने से बढ़ जाती है तो धनात्मक, और नकारात्मक में अनुक्रिया तो बढ़ेगी लेकिन इसमें उस चीज को हटा लेंगे। जैसे बहुत तेज धूप है, मैंने काला चश्मा लगा लिया, धूप को हटा दिया, तो ये नेगेटिव इन्फोर्समेंट है। तेज सर्दी है, सर्दी को हटाने के लिए मैंने कंबल जोड़ ली, ये नेगेटिव है। तेज धूप है, धूप को हटाने के लिए मैंने छत्ता लगा लिया, नेगेटिव है। मतलब जिस पुनर्बलन बलन में कोई चीज को हटाया जाता है वो नेगेटिव होता है, याद रखना। और दंड, इसने क्या बताया, जैसे ये उदाहरण दे रखे हैं, दंड अलग होता है, दंड नेगेटिव में नहीं आता। दंड से अनुक्रिया की संभावना कमजोर होती है, कि आपने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा और मैंने 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया, तो वो क्या कहलाएगा, दंड कहलाएगा। तो दंड नकारात्मक नहीं होता, वो अलग है। तो प्राथमिक, द्वितीय की धनात्मक पूर्ण बलन के प्रकार है। नेगेटिव में
हटाया जाता है, और दंड नकारात्मक पूर्ण बलन से अलग है, इसमें अनुक्रिया को कमजोर किया जाता है, मतलब जुर्माना लगाना, क्लास से बाहर खड़ा कर देना। तो ये देख लेना। फिर है पुनर्बलन अनुसूची वर्ड का इसने प्रयोग किया था, ये भी पूरा पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। पुनर्बलन अनुसूची के दो प्रकार बताए थे, सतत पुनर्बलन जिसमें अपन हर अनुक्रिया पे पूर्ण बलन देंगे, और आंशिक पुनर्बलन जिसमें कुछ कुछ अनुक्रियाओं पे पूर्ण बलन देंगे। दो मुख्य प्रकार हैं। फिर आंशिक के दो प्रकार हैं, अनुपात और अंतराल। अब समझना इसको बहुत शॉर्ट में। अनुपात का मतलब होता है प्रतिशत, रेशियो, और अंतराल का मतलब होता है समय। आंशिक पूर्ण सतत से बेटर है, सतत में हर क्रिया पे, इसमें कुछ क्रिया पे। इसके दो प्रकार हो गए, अनुपात, अंतराल। अब अनुपात के भी दो प्रकार हैं, निश्चित और परिवर्त्य। निश्चित का मतलब फिक्स है, मैंने ये फिक्स कर लिया कि मैं हर बच्चे को दूसरी, सातवीं और 10वीं अनुक्रिया पे पूर्ण बलन दूंगा, तो ये निश्चित हो गया। मैं कभी दूसरी पे, कभी 12वीं पे, कभी 25वीं पे देता हूं, तो ये परिवर्त्य हो गया, जो बदल रहा है। तो परिवर्त्य ज्यादा बढ़िया होता है किससे? निश्चित से। निश्चित अंतराल का मतलब होता है मैं 10 मिनट बाद में, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद में। और परिवर्त्य का मतलब होता है मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी दे सकता हूं। तो परिवर्त्य हमेशा निश्चित से बढ़िया होगा। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, अनुपात, पूर्ण बलन सूची के दो प्रकार, निश्चित। निश्चित का मतलब फिक्स अनुक्रियाओं पे, परिवर्त्य का मतलब कोई अनुक्रियाएं फिक्स नहीं होंगी। अंतराल का मतलब निश्चित समय पर, 20 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, ठीक है। परिवर्त्य का मतलब जिसका समय बदलता रहेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। इनमें सबसे बढ़िया जो होती है वो अनुपात होती है, अंतराल से बढ़िया। अनुपात में सबसे बढ़िया परिवर्त्य है, अंतराल में सबसे बढ़िया परिवर्त्य है, ठीक है। ये याद रखना। इस सिद्धांत का उपयोग क्या कर सकते हैं? तो अनुक्रिया और पूर्ण बलन में सिद्धांत का प्रयोग करता है। अनुक्रिया और पूर्ण बलन को सबसे इंपॉर्टेंट मानता है। आत्मविश्वास को बढ़ाने में, परिणामों की जानकारी देने में, कार्यक्रमित अधिगम मतलब प्रोग्रामिंग लर्निंग, अभिक्रमित अनुदेशन में सबसे उपयोगी, याद रखना। व्यवहार परिमार्जन, व्यवहार को सुधारने में प्रयोग करते हैं। जितने भी मशीन टीचिंग है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन वगैरह, CL CI, इन सब में AI वगैरह, इनमें इस सिद्धांत का प्रयोग होता है, देख लेना। फिर है इसमें व्यवहारवादी में अंतिम सिद्धांत, समीपता अनुबंधन। इसमें कुछ नहीं याद करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रतिपादक जरूर याद रखना, समीपता अनुबंधन के प्रतिपादक एडविन गुथ्री हैं, और ये अपुनर्बलनवादी सिद्धांत में आता है। खरगोश, बिल्ली और पे प्रयोग किया गया था। किताब का नाम छोड़ देना, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। इसमें दो तीन बातें हैं। समीपता का सिद्धांत ये कहता है पूर्ण बलन से संबंध स्थापित नहीं होता, कहता है कि जितने नजदीकी संबंध होगा, मतलब कॉन्टिग्यूटी जितनी होगी, उतना ही कंडीशनिंग होगा। तो ये सिद्धांत सीखने में पूर्ण बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता, किसको मानता है? समीपता को, पहली चीज तो। एकल प्रयास का नियम, बाकी सिद्धांत कहते हैं हम कई बार प्रयास करते हैं तब सीखते हैं, कहते हैं एक ही प्रयास में कोई भी अनुक्रिया को सीखा जा सकता है। और तीसरा सिद्धांत ये कहता है किसी भी अनुक्रिया को नए उत्तेजक की तरफ स्थानांतरित कर किया जा सकता है, कि जो अनुक्रिया आप आज मेरे प्रति कर रहे हो, किसी दूसरे के प्रति कर लोगे, इसको इसने स्थानापन्न का नाम दिया है, ठीक है। और एक इसने नवीनता का नियम दिया है, किसी एक परिस्थिति में कोई भी अनुक्रिया करते हो और उनमें से जो अंतिम अनुक्रिया होती है उसको तुम दोबारा दोहराते हो। समझ में आ गया नवीनता का नियम? देखो शॉर्ट में बता दूं मैं आपको इसमें क्या है, सिद्धांत में आपको याद हो जाएगा। इसने प्रयोग किया बिल्ली पे, नवीनता का नियम क्या है? एक बीच में एक ऐसे लगा हुआ है, ये बिल्ली है। बिल्ली के शरीर का कोई भी अंग इसको छुएगा तो रास्ता खुल जाएगा। अब मान लो बिल्ली ने पूरे दिन में 10 अनुक्रियाएं की, लास्ट अनुक्रिया उसने की कि उसका कान जो है इसके चिप गया। कान चिपने से दरवाजा खुल गया। अगले दिन जब बिल्ली दोबारा आएगी ना, तो सबसे पहले किस अंग का प्रयोग करेगी? अपने कान का प्रयोग करेगी। इसको इसने बोला है नवीनता का नियम, ठीक है। पूछेगा नहीं इतना डिटेल्ड पर्सन, फिर भी याद रखना नवीनता का नियम क्या है, कि तुम दिन में 10 अनुक्रिया करते हो, लेकिन जो अंतिम अनुक्रिया करोगे उसके अगले दिन फिर से दोहराते हो, इसको नवीनता का नियम बोला है। और जो दूसरा ऊपर लिख रखा था कि कोई एक अनुक्रिया को दूसरी की तरफ स्थानांतरित कर देते हैं, इसने एक प्रयोग किया था खरगोश के ऊपर, कि एक पीटर नामक बच्चा है, वो खरगोश को देखकर जो है वो मुस्कुराता है। अब एक दिन क्या हुआ, खरगोश के स्थान पे हमने क्या किया, मिनी मतलब मिसेज आंटी को देख के मुस्कुराता है। अब वो जो आंटी थी उसको देखकर मुस्कुराता है, एक दिन उसके आंटी के स्थान पे खरगोश लेके आए, तो खरगोश के प्रति भी उसने सेम अनुक्रिया की, तो इसने नाम दिया स्थानापन्न। मतलब जो अनुक्रिया आप इसके प्रति करते हो, दूसरे के प्रति भी करने लग जाते हो। तो ये इसके तीन चार चीजें हैं और कुछ नहीं है। एडविन गुथी का कम से कम नाम तो जरूर देख के जाना, बाकी याद हो तो बढ़िया बात है, नहीं कोई बात नहीं है ना। एकल प्रयास की बात करता है, समीपता को इंपॉर्टेंट मानता है, और कोई भी अनुक्रिया को दूसरे उद्दीपक की तरफ स्थानांतरित की बात करता है, नवीनता का नियम इसने दिया है। और एक कथन दिया था कि कोई एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील यदि दोबारा होता है तो उस प्रतिक्रिया के प्रति पुनः उत्तेजना पैदा करता है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप मुझे देख कर कोई रिस्पॉन्स करते हो,
जब भी मैं दूसरी बार आऊंगा तो भी वही सेम रिस्पॉन्स करोगे, इसको बोला है इसने कि स्टेटमेंट। तो ये देख लेना हल्का सा। ये हेडविन गुथरी ने आदत निर्माण की 3 विधियां बताई हैं, मेरे अनुसार आप छोड़ सकते हैं, क्रेश कोर्स के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीमा है, देहली विधि, थकान विधि, परस्पर, ये छोड़ देना, मतलब महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आते हैं संज्ञानवादी सिद्धांत। अब देखो, संज्ञानवादी वो सिद्धांत होते हैं जो मानसिक क्रियाओं को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? मानसिक क्रियाओं को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। व्यवहारवादी तो कहते हैं कि वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहते हैं कि आपका मानसिक क्रियाएं जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सूचना प्रक्रियाकरण बड़ा इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करके लर्निंग बाय डूइंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्टिव रूप से सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेटा संज्ञान क्या होता है? मेटा संज्ञान होता है अपनी सोच को जानना, अपनी समझ को जानना। ये जॉन फ्लेवर ने इस अवधारणा को दिया था, ये हल्का सा याद रखना। मेटा संज्ञान में निरीक्षण, अपना खुद का ऑब्जर्वेशन, प्लानिंग करना, नियंत्रण करना और अपना मूल्यांकन करना, ये सब क्रियाएं की जाती हैं। आरपीसी में कई बार आ जाता है। संज्ञानवाद किसको महत्व मानता है? अधिगम को सक्रिय व जटिल प्रक्रिया मानता है, बालक स्वयं करेगा, आंतरिक रूप से चीजों को इंपॉर्टेंट माना जाता है बाहरी चीजों की बजाय, ठीक है। मानसिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना 3 प्रकार से होता है। अव्यक्त यानी कि गुप्त रूप से, बिना व्यक्त किए सीखना, ये मैं आगे सिद्धांत पढ़ाऊंगा। इनसाइट लर्निंग, और दूसरों को देखकर सीखना। ये 3 तरीके माने गए, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाइट बॉक्स की अवधारणा दी थी इन्होंने कि बच्चा जन्म के साथ मानसिक क्रियाएं लेकर पैदा होता है। संज्ञानात्मक भार, ये रीट में प्रश्न आया था आपके, इसलिए इस मैटर को मैंने जोड़ा है। आप देख भी सकते हो, क्रेश कोर्स के हिसाब से छोड़ भी सकते हो। यह तब उत्पन्न होता है जब कार्यकारी स्मृति किसी कार्य को सीखने दौरान, मतलब अपन जब कोई चीज को सीख नहीं पा रहे हैं, कठिनाई महसूस करते हैं, तो उसको अपन कोग्निटिव लोड बोलते हैं। कि आपके मान लो कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उसको संज्ञानात्मक भार कहा जाता है। इसके 3 प्रकार हैं: आंतरिक संज्ञानात्मक भार, बाहरी संज्ञानात्मक भार और प्रासंगिक संज्ञानात्मक भार। तो आंतरिक और बाहरी का हल्का सा अर्थ देख के जाना, क्या होता है देख लो। आंतरिक का मतलब है जब सीखने वाले की पूर्व जानकारी, पूर्व अनुभव कार्य की जटिलता या अपर्याप्त पृष्ठभूमि ज्ञान की कठिनाई पैदा करती है। मतलब आपसे रिलेवेंट है, मैं कोई चीज पहले से जानता हूं और वो मुझे नए सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या कार्य मुझे बहुत कठिन लग रहा है, ठीक है, मेरा कोई पूर्व अनुभव इसके प्रति नेगेटिव रहा है, तो वो आपसे रिलेवेंट जो प्रॉब्लम्स आती है सीखने में, वो तो होता है आंतरिक संज्ञानात्मक भार। और बाहरी संज्ञानात्मक भार का मतलब है पढ़ाने वाला अच्छा नहीं पढ़ा रहा, इन्वायरमेंट में अलग अलग आवाजें आ रही हैं, तो बाहरी का मतलब है दूसरों की वजह से, बस इतना सा याद रखना है। और प्रासंगिक का मतलब होता है इसमें सीखने को बड़ा गहरा और दीर्घकालिक बनाया जाता है, मतलब चीजों को समझ कर सीखना, ये प्रासंगिक संज्ञानात्मक भार होता है। ऊपर वाले जरूर याद रखना। संज्ञानवाद के 2 प्रकार हैं, प्राचीन और आधुनिक। ये नहीं पूछेगा आपसे कि प्राचीन कौन है आधुनिक कौन है, छोड़ देना। प्राचीन संज्ञानवादी में सबसे इंपॉर्टेंट जीन पियाजे है, और जीन पियाजे पूरा पढ़ के जाना है। जीन पियाजे ने सिद्धांत जो दिया था वो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, इसको पूरा पढ़ना है। संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले व्यक्तित्व जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, ठीक है, इन्होंने 3 बच्चों पे प्रयोग किया, ये नहीं पूछेगा। लॉरेंट, लूशन, जैकलिन। इनकी किताब के नाम क्या है, छोड़ देना। ये भी सीटेट में किताब आई हुई है, बट आप छोड़ सकते हैं। द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड और द लैंग्वेज थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये दोनों किताबें सीटेट में आई है, बाकी छोड़ देना। ये इसके सिद्धांत के जितने भी आए हुए प्रश्न हैं वो सब हैं। जिन संज्ञानात्मक विकास को ये असतत मानते हैं, मतलब कंटिन्यूअस नहीं मानते। संज्ञानात्मक विकास आरोही होता है, मतलब निम्न से उच्चतर की ओर होता है, याद रखना। संज्ञानात्मक विकास गतिवर्धन, मतलब लगातार बढ़ता है। गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, मात्रात्मक से भिन्न नहीं होता है। गुणात्मक रूप से कह सकते हैं इसका अच्छा है इसका खराब है। संज्ञानात्मक विकास आंतरिक रूप से होता है। संज्ञानात्मक विकास व्यक्तिगत रूप से होता है, बच्चा स्वयं जिम्मेदार है। संज्ञानात्मक विकास में बालक अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का डेवलपमेंट करता है, सही है, ये सब आयु प्रश्न है। संज्ञानात्मक विकास में बालक एक्टिव रूप से खोज करके सीखता है। संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति की कोई भूमिका नहीं होती है। वाइगोस की तो मानता है, सामाजिक अंतःक्रिया संस्कृति को पियाजे नहीं मानता, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, पूरा इंपॉर्टेंट है। इसने बुद्धि को अर्जित योग्यता कहा था, जन्मजात नहीं माना था कि बुद्धि अनुकूलन और संगठन की योग्यता, ये पूरा पढ़ के जाना आपको। इसने कहा कि विकास में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है: जैविक परिपक्वता जो बायोलॉजिकल मैच्योरिटी है, भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव और सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। बुद्धि में 2 योग्यताएं मानता है, ऑर्गेनाइजेशन और अनुकूलन, संगठन और ऑर्गेनाइजेशन की योग्यता को इसने बुद्धि कहा है। संगठन क्या होता है? बुद्धि सभी योग्यताओं का समाहित रूप है। वो संगठन वह मानसिक प्रक्रिया जो व्यक्ति के मतलब पूरे ढांचे को जो व्यवस्थित करती है, ऑर्गेनाइज करती है, उसको इसने संगठन नाम दिया, तो ये हल्का सा देख लेना।
स्कीमा क्या होता है, इस पे बहुत प्रश्न आते हैं। स्कीमा का मतलब अपन कोई भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और उस स्कीमा की सहायता से अपन जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं। इसको अपन क्या बोले हैं, स्कीमा। तो स्कीमा आपकी एक प्रकार से सूचनाओं की एक संगठित संरचना है, एक बौद्धिक ढांचा है जिसकी सहायता से आप जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हो, उसको इसने स्कीमा बोला है। स्कीमा व्यवहारिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, ठीक है। तो स्कीमा का अर्थ याद रखना, सूचनाओं की संगठित संरचना या बुद्धि का ढांचा, जिसके द्वारा हम कोई भी चीज देखते हैं, उसके दिमाग में जो हमारी इमेज बन जाती है और जिसकी सहायता से हम समस्याओं का समाधान करते हैं, उसको इसने स्कीमा बोला था। तो ये याद रखना है, ठीक है। स्कीमा परिवर्तनशील होती है, स्कीमा व्यवहारिक और ज्ञानात्मक छोड़ देना। स्कीम्स क्या होता है, जिन चीजों को अपन डेली दोहराते हैं, जैसे नहाना, खाना पीना, ये अपने स्कीम्स कहलाता है। फिर है अनुकूलन, एडेप्टेशन। अनुकूलन क्या है, यानी वातावरण के साथ बच्चा जो क्रिया प्रतिक्रिया करता है और क्रिया प्रतिक्रिया करके वो समायोजन स्थापित करता है, इसको इसने नाम दिया था अनुकूलन। ये अनुकूलन में तीन क्रियाएं होती हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सब समझ में आनी चाहिए। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन, ये पढ़ के जाना। एसिमिलेशन क्या होता है, शॉर्ट एंड स्वीट में जो बता रहा हूं सुन लो। मैं जो पहले से जानता हूं उसी की सहायता से चीजों का समाधान करूंगा, एसिमिलेशन है। मैंने पहले से बिल्ली देख रखी है और जैसे मैंने खरगोश देखा तो मैंने कहा कि ये बिल्ली है, ये एसिमिलेशन है, ठीक है। जो पहले से है उसी की सहायता से नई चीज की व्याख्या कर देना, एसिमिलेशन है। एकोमोडेशन, समंजन। एकोमोडेशन में होता है परिवर्तन। मान लीजिए आपने पहली बार बिल्ली देख रखी और आपने खरगोश देखा तो आपने कहा कि ये बिल्ली जैसा कोई जानवर है, तो आपने जो पहले से बनी हुई स्कीमा उसमें चेंज करोगे तो एकोमोडेशन कहलाएगा। पूर्व स्कीमा में कोई भी परिवर्तन होता है वो एकोमोडेशन होता है। और तीसरा होता है इक्विलिब्रेशन। जब तुम सही स्कीमा डेवलप कर लेते हो तो वो क्या कहलाती है, इक्विलिब्रेशन। जब तुम देखोगे पता चलेगा नहीं यार बिल्ली नहीं, खरगोश है, अलग जानवर है, तो वो इक्विलिब्रेशन कहलाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना। आत्मीकरण, जो पहले से मौजूद ज्ञान है, पूर्व ज्ञान में नई चीजों को जोड़ लेना। एकोमोडेशन, जब पूर्व ज्ञान में चेंज करोगे, और इक्विलिब्रेशन दोनों का मिला जुला रूप। ये पढ़ के जाना। समंजनी समायोजन मैंने अभी बता दिया आपको। फिर इसने, जेन पियाजे ने विकास की चार अवस्थाएं बताई। संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होती है, इसमें पूरा मत पढ़ना, क्रेश कोर्स के हिसाब से पढ़ रहे हो तो इतना सा याद रखो, संवेदी गामक अवस्था का कार्यकाल 0 से 2 वर्ष होता है। इसमें बच्चा संवेदना और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। यहाँ बच्चे में जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता होती है वो होती है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब कि बच्चे के सामने आप कोई भी वस्तु उठाओगे 12 महीने तक तो बच्चा समझता है कि वो गायब हो गई, लेकिन जैसे ही 14 से 18 महीने या 24 महीने के बीच की भी जब कोई वस्तु हटा दोगे, तुम कहोगे बिल्ली लेगी, तो बच्चा नहीं मानेगा। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता इतनी सी याद रखनी है, संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष, संवेदना गामक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, और यहाँ बच्चे में वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस के गुण का विकास हो जाता है। इतना सा याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बच्चा सहज क्रिया के माध्यम से सीखेगा, हंसना, रोना, चिल्लाना आदि ये सब है, सूंघना, पकड़ना, ठीक है, छोड़ देना, ये छोड़ दो सब, ठीक है। सहज क्रिया, हाँ ये याद रखना कि इस अवस्था में बच्चा रिफ्लेक्स एक्टिविटीज के माध्यम से सीखता है। बाकी मैंने बहुत डिटेल में करवा रखा है, इतना नहीं पढ़ना आपको। इसकी जो 6 अवस्थाएं वो छोड़ दो। ब्लैंकेट एंड बाल स्टडी प्रयोग इसके वस्तु स्थायित्व की विशेषता को मापने के लिए किया गया था। बाकी नहीं देखना इसमें आपको। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होता है, प्री ऑपरेशनल। यहाँ पे दो, पहली तो कॉमन चीजें याद रखनी है कि ये प्रारंभिक बाल्यावस्था का पार्ट है। बच्चा यहाँ प्रतीकात्मक खेल खेलेगा। प्रतीकात्मक मतलब रोल प्ले करेगा, अभिनय करेगा। संकेतात्मक खेल, सूचकता का विकास, इशारों के माध्यम से समझने लग जाएगा, ठीक है। संकेत चिन्ह, अनुकरण की प्रवृत्ति सबसे अधिक यहाँ होती है। मौखिक भाषा का सबसे अधिक विकास होता है। नाटक और अभिनय सबसे अधिक करता है। तो एक तो प्रतीकात्मक खेल और एक मौखिक भाषा का विकास, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस अवस्था के दो भाग हैं, प्री कॉन्सेप्चुअल और इंट्यूटिव स्टेज, अंतः प्रज्ञात्मक। प्री कॉन्सेप्चुअल क्या है, 2 से 4 वर्ष है, और अंतः प्रज्ञात्मक क्या है, 4 से 7 वर्ष है। तो प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था क्या है, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था की जो मूल विशेषता मतलब इसकी कमियां हैं वो याद रखना। पहली है आत्म केंद्रित सोच, ये याद रखना, यहीं से प्रश्न आता है। ईगोसेंट्रिक थॉट क्या होता है, बच्चा ये मानता है कि मैं जो सोचता हूं, मैं जो देखता हूं वही सत्य है, बाकी कोई भी चीज सत्य नहीं है। 3 पर्वतों की समस्या प्रयोग किया गया, बच्चियों को 3 पर्वत दिखाए गए, बच्चों ने कहा हमें ये दिख रहा है। पियाजे का ऐसा नहीं है, लेकिन उसने कहा कि हमें यही दिख रहा है, तो उसने उसी को सत्य माना। इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। मेरे ऊपर बादल चल रहे हैं, बादल मेरा पीछा कर रहे हैं, ये परछाई मेरा पीछा कर रही है, सब ईगोसेंट्रिज्म होता है।
तो आत्म केंद्रित सोच बच्चे में कहाँ पाई जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, 2 से 4 वर्ष में। याद रखना, 3 पर्वतों की समस्या इसी पे आधारित थी। अहम भाव इसे कहा जाता है कि जैसे मेरा बादल पीछा कर रहा है, मेरी परछाई मेरे साथ चल रही है, इसको अहम भाव बोलते हैं। सजीववाद, एनिमिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चा हर गतिशील वस्तु को सजीव मानता है, फैन को, गाड़ी को। दीवार से गिर गया तो उसको पीटता है, सड़क पे गिर जाने पे उसको कूटता है। ये एनिमिज्म की प्रवृत्ति, याद रखना। सूर्य आज उदास है, सब भावनाएं। केंद्रीकरण का मतलब वस्तु के एक ही पक्ष पे ध्यान देना। जब दो दो गिलास लेके आओगे तो बच्चा लंबे वाले गिलास को चुन लेगा। आप कहोगे बेटा दोनों में बराबर मात्रा में, वो नहीं मानेगा इस चीज को। कलेक्टिव मोनोलॉग छोड़ देना, नहीं पढ़ना। अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था 4 से 7 वर्ष होती है। इसमें एक ही बात याद रखना, यहाँ बच्चा सहज रूप से विचार करना शुरू कर देता है, साधारण मानसिक क्रिया करना शुरू कर देगा, जोड़ना, गुणा, भाग, ये याद रखना है। लेकिन यहाँ पे बच्चा वर्गीकरण नहीं कर सकता, पलटन नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसमें मतलब क्रमबद्धता नहीं आती है और संरक्षण के गुणों का यहाँ भाव पाया जाता है। ये इसकी कमी है, याद रखना। फिर है ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, 7 से 11 वर्ष, ये बाल्यावस्था वाला टाइम है। इसकी जितनी विशेषताएं वो सब प्रतियोगी परीक्षा में आ चुकी हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ठोस मूर्त का मतलब है जो चीज मेरे सामने होती है मैं उसको देख कर ही समझ सकता हूँ, इसको ठोस अवस्था बोलते हैं, ठीक है। आगमन चिंतन का विकास, उदाहरण से नियम की ओर। विचारों में वर्गीकरण करना, तुलना करना, संबंध स्थापित करना, वहां जो कमियां थी वो यहाँ विशेषताएं बन गई। विचारों में क्रमबद्ध, आत्म केंद्रित सोच को छोड़ देगा। अनपलटन के स्थान पे पलटन, समझ गए ना, पलटन, रिवर्सिबिलिटी। पहले वो ये समझता था कि 5 रुपए 500 पैसे बराबर होते हैं, बट ये नहीं पता कि 500 पैसे कितने रुपए बराबर होंगे, ये उल्टा नहीं कर सकता था। अब वो रिवर्सिबिलिटी कर सकता है, उल्टा कर सकता है चीजों को, ठीक है। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब हर पक्ष पे ध्यान देना। संरक्षण, कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। संरक्षण मतलब है वातावरण में परिवर्तन, स्थिरता को समझना। वही समझता है कि पानी को बर्फ में बदला जा सकता है, तो बर्फ वापस पानी में कन्वर्ट की जा सकती है। मतलब वस्तु के बाह्य स्वरूप में बदलाव आने से उसके आंतरिक गुणों में बदलाव नहीं आता। इसको इसने क्या बोला है? संरक्षण बोला है, कंजर्वेशन बोला है। ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष, ये किशोर अवस्था की है। इसकी भी सभी विशेषताएं इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेशली अमूर्त चिंतन, जो चीज मेरे सामने नहीं है उसके ऊपर भी सोचना, चिंतन करना, ठीक है। व्यवस्थित योजनाबद्ध चिंतन, रचनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन, ये सब विशेषता याद रखना। अपसारी का मतलब हटकर सोचना। पूर्णतः विकेंद्रीकरण, सामान्यीकरण, अधिगम स्थानांतरण की योग्यता, मेमोरी, कल्पना, अधिगम की कंप्लीट योग्यताएं। परिकाल्पनिक निगमन चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस डिटेक्टिव रीजनिंग, मतलब संभावना से वास्तविकता की ओर बढ़ना। ये संभावना है उसको सिद्ध करने की कोशिश करेगा, ये परिकल्पना निगमन चिंतन है। इसमें पेंडुलम की समस्या प्रयोग किया था। प्रीपोजिशनल थॉट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। काल्पनिक, इमेजिनरी ऑडियंस, इसकी विशेषता ये भी याद रखना कि बच्चा ये समझता है कि मेरे शर्ट के बटन टूटा हुआ है तो उसे लगा ये टूट गया, अब सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, इसको इमेजिनरी ऑडियंस बोला है। व्यक्तिगत दंत कथा, ये भी संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। जब वो बच्चा ये सोचता है कि मैं सबसे अद्वितीय हूँ, अलौकिक हूँ, इसको पर्सनल फीबल बोला है इसने। ये सब देख लेना, ये जीन पियाजे कंप्लीट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगला सिद्धांत है सूझ या अंतर्दृष्टि या गेस्टाल्टवादी या समग्रता का सिद्धांत। 2-3 कॉमन बातें इस पे पूछा जाएगा, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। नाम तो पूरे याद रखने हैं, चारों नाम आए हुए हैं, सूझ, अंतर्दृष्टि, गेस्टाल्टवादी या समग्रता सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है? कॉहलर, कॉफका और मैक्स वर्दीमर। 1913 से, ये डेट नहीं पूछेगा। इसने जो चिंपांजी में प्रयोग किया था वो कोहलर ने किया था। यदि नाम आपको तीनों ही ऑप्शन में एग्जाम में मिलेंगे, यदि एक चुनना हो तो कोहलर करना, बाकी लगभग उपयुक्त सभी आता है, ठीक है। कहाँ प्रयोग किया चिंपांजी पे? कैमरी नामक द्वीप में किया, किया था चिंपांजी पे, ठीक है। मेंटलिटी ऑफ एप्स किताब किसकी है? चिंपांजी की है। 4 समस्यात्मक परिस्थितियां रखी थी, उन पे प्रयोग किया था। 4 प्रॉब्लम सिचुएशंस रखी गई थी, उन पे प्रयोग किया था इसने। गुड का स्टेटमेंट है सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, तात्कालिक तथा स्थायी ज्ञान है। ये परिभाषा है, मतलब एक प्रकार से अंतर्दृष्टि की विशेषता भी इसको याद रख के जाना कि सूझ की विशेषता होती है कि इसमें अचानक ज्ञान प्राप्त होता है, रियल होता है, काल्पनिक, कल्पना का स्थान नहीं है। और जो ज्ञान आप इससे प्राप्त कर लोगे वो क्या होगा? स्थायी होगा। तो ये विशेषताएं हैं। अंतर्दृष्टि की समस्या के केंद्रीय भाव को कहते हैं, मतलब कोई भी चीज के अंदर को भाव को समझना इंसाइट होता है।
किसी समस्या के केंद्रीय भाव को समझना क्या कहलाता है? इंसाइट। ये देखो, देखना छोड़ देना। आप चीजों को समझना, मैं आपको बताऊं इस पे क्या प्रयोग किया गया। इसने चिंपांजी को लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। बंद करने के बाद चिंपांजी के सामने चार परिस्थितियां रखी। चार परिस्थितियां समझ रहे हो? मतलब कि इस प्रकार से रखा उसके सामने, ये चिंपांजी है और बाहर केले रखे हुए हैं। एक लकड़ी की छड़ रख दी। चिंपांजी भूखा है, बाहर केले लटक रहे थे, इसने केलों को देखा तो इनको प्राप्त करने की कोशिश की, हाथ लगाने केले हाथ नहीं आए, थक हार के बैठ गया। फिर अचानक से ध्यान इसका छड़ पे गया, छड़ उठाई, केलों को अंदर खींचा और खा लिया। ये इंसाइट थी। अचानक से जब कोई विचार आता है उसको अपन सूझ बोलते हैं। आप गणित का सवाल हल कर रहे हो और आपने हल खूब प्रयास कर लिए, छोड़ दिया, फिर अचानक से आप दूसरा काम करने लग गए, रो यार मैं ऐसे करता तो ऐसे हो जाता। तो वो इंसाइट है। कोई भी समस्या का अचानक जो समाधान होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सूझ या अंतर्दृष्टि। तो इस प्रकार इसने चार प्रयोग किए। फिर दूसरे में केले बाहर लटका दिए, दो छड़ रखी, तीसरे में केले अंदर लटकाए, एक बॉक्स रखा, चौथे में केले और ऊंचे कर दिए, दो बॉक्स रखे। तो चिंपांजी क्या करता है? पहली बार तो यूं ही प्रयास करता है, लेकिन सेकंड बार उसमें इंसाइट डेवलप हो जाती है। तो इंसाइट मतलब अचानक से होती है। फिर एक प्रश्न आता है, अंतर्दृष्टि पे किसका प्रभाव पड़ेगा? अंतर्दृष्टि को, तो अंतर्दृष्टि पे प्रभाव पड़ेगा बुद्धि का। यदि आपका आईक्यू लेवल अच्छा है तो इंसाइट ज्यादा पाई जाएगी, मतलब प्रतिभाशाली बच्चे में इंसाइट ज्यादा होती है। कल्पना करने की ताकत इंसाइट को बढ़ा देती है। इमेजिनेशन करोगे तो उससे आप में ये बढ़ेगा, अगर मैं सोच रहा हूँ ऐसे हुआ, फिर आपने उसका प्रयोग किया, तो कल्पना इंसाइट को बढ़ाती है, याद रखना। मैंने एक जगह बोल दिया था कल्पना नहीं बढ़ाती, कल्पना हमेशा उच्चतम मानसिक क्रिया इसलिए बढ़ाएगी, बुद्धि बढ़ाएगी। परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण, कोई चीज को देखकर समझ जाना, ये भी इंसाइट को बढ़ाती है। तो ये सब इंसाइट को बढ़ाने वाले कारक है। तो ये याद रखना, ऐसा प्रश्न आया हुआ है कि अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाला कारक है नहीं है, तो बुद्धि, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, ये तीनों प्रभावित करेंगे। अनुभव, मतलब जिसको जितना एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज्यादा इंसाइट बढ़ेगी। प्रयास व त्रुटियां भी इंसाइट को बढ़ाती हैं, और आपकी योग्यताएं, तो देख लेना। अंतर्दृष्टि के नियम, इसमें मेरे अनुसार ग्रेड थर्ड में अभी तक कोई प्रश्न ऐसा पूछा नहीं गया है, यद्यपि आरपीसी में आया है। अंतर्दृष्टि के तीन मुख्य नियम होते हैं। क्षमता, सिमिलरिटी, एक जैसी परिस्थिति जल्दी अंतर्दृष्टि पैदा करती है। निकटता, जो समस्या आपके जितनी नजदीक है अंतर्दृष्टि जल्दी उत्पन्न होगी। निरंतरता, कोई चीज को लगातार करोगे तो इंसाइट पैदा हो जाएगी, जैसे थॉमस एल्वा एडिशन। सममिति, सिमेट्री का नियम, समान आकृतियां दूर दूर से एक जैसी दिखाई देती हैं, इसको सममिति का नियम बोला। समागम, क्लोजर, कोई अधूरी आकृति है वो आपको पूरी दिखाई देती है। और परिणाम का नियम, परिणाम अच्छा आता है तो इंसाइट जल्दी उत्पन्न होती है। शिक्षा में क्या उपयोगिता है? तो उच्चतम मानसिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं, काल्पनिक चिंतन, रचनात्मकता, गणित, विज्ञान, भौतिक विज्ञान में ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो रटने का विरोध करता है, समझकर सीखने बल देता है, उच्चतम मानसिक क्रियाओं पे बल। अवबोध वाला प्रश्न आया, वैज्ञानिक जितने भी आविष्कार होते हैं सिद्धांत का प्रयोग होता है। समस्या समाधान में, एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माण में, देख लेना। फिर है तलरूप, टोपोलॉजी या क्षेत्रीय सिद्धांत, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत। देखो इसमें काम की बातें तीन चार हैं जो मैं ऑडियो रूप में बोल रहा हूँ, उनको सुन लेना। मैटर आपको ज्यादा लग सकता है, लेकिन काम की चीजें क्या है? टोपोलॉजी, क्षेत्रीय सिद्धांत, प्राकृतिक दशा सिद्धांत, ये नाम है कुर्ट लेविन ने दिया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तीन चार वर्ड समझने हैं आपको। पहला तो इसने दिया है लाइफ स्पेस, जीवन क्षेत्र। तो आपको इतना सा याद रखना है, जीवन क्षेत्र का कॉन्सेप्ट कुर्ट लेविन ने दिया था। जीवन क्षेत्र क्या होता है? हमारे चारों ओर जो आंतरिक और बाहरी वातावरण होता है जिसके प्रति अपना अनुक्रिया करते हैं, उसको इसने लाइफ स्पेस बोला है। ठीक है, एक इसका फार्मूला है बी बराबर एफ पी गुना ई। हमारा व्यवहार जो होता है वो व्यक्ति और वातावरण के मध्य अंतः क्रिया का परिणाम होता है। तो इसमें पी का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, ये आपको समझना है। तो इसमें काम की बातें वो ये छोड़ दो, शुरुआत वाली। जीवन क्षेत्र शब्द का प्रयोग इसने किया है, इतना याद रखना, बाकी छोड़ देना। वेक्टर सदिश, वेक्टर्स होते हैं जो हमें लक्ष्य की ओर आकर्षित करते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, आकर्षण और विकर्षण, इसको बोलता है वेक्टर सदिश। तो वह बल जो व्यवहार को दिशा प्रदान करता है वो वेक्टर्स कहलाता है। आकर्षण सकारात्मक होता है और विकर्षण क्या होता है? नकारात्मक होता है। फिर टोपोलॉजी या तल रूप, ये गणित से लिया गया शब्द है जो मनुष्य के जीवन में प्रत्यक्षीकरण तथा अंतः क्रिया से होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करता है, इसको इसने टोपोलॉजी बोला है। ठीक है, तो टोपोलॉजी वर्ड का प्रयोग किसने किया? ये नाम नाम याद रखना, ये नहीं याद करना कि किसको बोलते हैं। इसने सूत्र दिया बी बराबर एफ पी गुणा ई। तो ये याद रखना, बी का मतलब व्यवहार, एफ का मतलब परिणाम, पी का मतलब प्रसन्न व्यक्ति, ई का मतलब वातावरण। ये याद रखना, बस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये छोड़ दो, जीवन विस्तार, लाइफ स्पेस छोड़ दो। बस जो काम की बातें बताई मैंने, जीवन क्षेत्र,
वेक्टर्स आकर्षण विकर्षण जिसको सदिश इसने बोला है, बी बराबर एफ पी गुणा ई, और सिद्धांत का नाम, बाकी सब छोड़ दो। फिर है साइन लर्निंग थ्योरी, संकेत संकेतन सिद्धांत, इसको अव्यक्त अधिगम बोलते हैं, इसको कोग्निटिव मैप भी बोलते हैं, इसको उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत भी बोलते हैं, इसको प्रत्यय सिद्धांत भी बोलते हैं। तो नाम तो सब देखने जाना, चिन्ह अधिगम इंपॉर्टेंट, संकेत संकेतन, अव्यक्त अधिगम, प्रत्याशा, ये सब आए हुए हैं तो नाम सब देखना है। ये टॉलमैन ने दिया था कोग्निटिव मैप, ठीक है, चूहे पे प्रयोग किया था 1932 में। किताब का नाम परपोजी बिहेवियर एनिमल्स एंड मैन है, छोड़ सकते हो, ठीक है। ये सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत हैं उन सब का मिश्रण है। तो एक प्रश्न आया हुआ था, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी दोनों सिद्धांतों का मिश्रण किस सिद्धांत को कहते हैं? तो इस सिद्धांत को व्यवहारवादी और संज्ञानवादी दोनों का मिश्रण कहा जाता है। इसकी तीन चार कॉन्सेप्ट हैं। ये कहता है सीखना क्या है, तो ये कहता है सीखना है अर्थयुक्त संबंध स्थापित करना, कोग्निटिव मैप बना लेना, कि मैं इधर जाऊंगा तो ये होगा, इधर जाऊंगा तो ये होगा, इसको इसने सीखना बोला है। एकीकृत बनाम आणविक अधिगम, तो ये पूछेगा एकीकृत बनाम आणविक अधिगम की अवधारणा किसने दी है? एकीकृत और आणविक, मोलार विश मोल्यूकुलर। ये टोलमैन कहता है कि एकीकृत व्यवहार इंपॉर्टेंट होता है, ना कि आंशिक व्यवहार। तो एकीकृत को इंपॉर्टेंट माना है, आणविक को नहीं माना इसने। स्थान बनाम अनुक्रिया अधिगम, ये कहता है स्थान इंपॉर्टेंट नहीं, अनुक्रिया इंपॉर्टेंट है। आप कितना पढ़ते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना मतलब कितना कितना रिस्पॉन्स करते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस जगह करते हो इंपॉर्टेंट, मतलब स्थान इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं क्रेश कोर्स में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ, एक तो होता है कि मैं दुनिया भर की चीजें बता दूं, एक है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप काम की चीजें क्या पढ़ रहे हो, ये स्थान को इंपॉर्टेंट माना है इसने, ठीक है, ना कि रिस्पॉन्स। तो अनुक्रिया की बजाय इसने स्थान को इंपॉर्टेंट माना है, याद रखना। तो स्थान बना अनुक्रिया अधिगम में स्थान को इंपॉर्टेंट माना है। मध्यवर्ती चरों को महत्व मानने वाला कौन था? टोलमैन। ये लाइन इतनी सी याद रखना, बाकी छोड़ दो, और कुछ नहीं है इसमें। सीखने के 6 प्रकार बताएं, ये छोड़ दो, इतना डिटेल में नहीं जाएगा। कैथेक, समतुल्य, विश्वासी छोड़ देना, उपयोगिता छोड़ देनी। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडूरा, इंपॉर्टेंट है, सब नाम याद रखने हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक, प्रत्यक्ष अधिगम, मॉडल अधिगम, भूमिका अधिगम, प्रेक्षण अधिगम, अवलोकन अधिगम। स्पेशली सामाजिक अधिगम और सामाजिक संज्ञानात्मक और प्रत्यक्ष अधिगम, ये 3 नाम जरूर देखना, अल्बर्ट बांडूरा ने दिया है। सिर्फ अल्बर्ट बांडूरा याद रखना, ये मत छोड़ दो इसको, कौन सी किताब में दिया नहीं पूछेगा कभी भी। सामाजिक अधिगम क्या होता है? लिंडग्रेन ने कहा था सामाजिक अधिगम संपर्क के कारण प्रारंभ होता है। कोई टाइम में थर्ड ग्रेड में आया था ये प्रश्न कि सामाजिक अधिगम की शुरुआत किससे होती है, तो इंटरेक्शन, संपर्क से। सामाजिक अधिगम अवलोकन अनुकरण अंतःक्रिया द्वारा सीखा जाता है, देख लेना। आधार वाक्य, हम स्वयं से नहीं दूसरों को देखकर सीखते हैं, ये अल्बर्ट बांडोरा का सामाजिक अधिगम। क्या आप अपने आप से नहीं सीखते, दूसरे क्या पहन रहे हैं, दूसरे क्या खा रहे हैं, दूसरे क्या बोल रहे हैं, हम उस व्यवहार को अपने जीवन का हिस्सा बनाने लग जाते हैं, इसको इसने सामाजिक अधिगम बोला है। स्थानापन्न पूर्णबलन क्या होता है? जब हम किसी दूसरे के प्रभाव या अनुक्रिया के परिणाम को अपने ऊपर लागू कर लेते हैं, इसको स्थानापन्न पूर्णबलन। तो आपसे पूछ सकता है कि विक्टीरियस रिइंफोर्समेंट की अवधारणा किसकी थी? बांडूरा की। मतलब आपके घर में कोई बच्चा है, आपने कहा कि बेटा पापा से 5 रुपए लेके आ, आप बड़े हो, छोटे वाला गया, पापा का मूड खराब था, उसने 2 मारे झपाटे। अब आपने सोचा कि मैं भी मांगने जाऊंगा तो मेरे को भी मारेंगे, इसको बोल रहे हैं स्थानापन्न पूर्णबलन। दूसरों पर रिस्पॉन्स देखकर उसको अपने ऊपर लागू कर लेना। अन्योन्य निर्धारण का सिद्धांत किसने दिया था? बांडूरा ने। कहता है कि व्यवहार जो होता है वो 3 कारकों का परिणाम होता है, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक और पर्यावरणीय कारक। जब तीनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो उससे अपना व्यवहार निर्धारित होता है। सेल्फ एफिशिएंसी, आत्म प्रभावकारिता कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बांडूरा ने दिया था, ठीक है ना। ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमेशा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस सिद्धांत में इसने प्रयोग किया छोटे बालक पर, अल्बर्ट नामक पर। बहुत सिंपल बता देता हूं, इसके 4 स्टेप याद करने हैं आपको। ये तो याद रखना आपको, अन्योन्य निर्धारण क्या होता है, स्थानापन्न पूर्णबल का कॉन्सेप्ट किसने दिया, सामाजिक अधिगम, प्रत्यक्ष अधिगम का मतलब, या सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? बांडूरा ने। ये कहता है कि आप जो दूसरे कर रहे हैं उसको अपने व्यवहार का हिस्सा बना लेते हो, ये सामाजिक अधिगम होता है, बस ये इसने बोला है। समझ गए आप? दूसरे के व्यवहार को एज इट इज अपने व्यवहार का हिस्सा बना लेना सामाजिक अधिगम होता है। सामाजिक अधिगम के 4 सोपान होते हैं, बस ये समझ लेना, प्रश्न यहीं से आ जाएगा जो भी आएगा इस पे। पहला सोपान है ध्यान, अवधान या प्रत्यक्षीकरण। ये स्टेप सीक्वेंस में याद रखना है कि कोई भी सोशल लर्निंग आपको सीखना है तो सबसे पहले आप उसकी तरफ ध्यान से देखोगे, समझ रहे हो? पहला स्टेप ध्यान होगा, अटेंशन होगा। फिर जैसे आप देखोगे तो दूसरा स्टेप होगा रिटेंशन,
जो आपने चीजें देखी उसको अपने माइंड में सेव करोगे। फिर तीसरा होगा उस व्यवहार को दूसरों के सामने तुम दोहराओगे। और चौथा है पुनर्बलन अभिप्रेरणा। यदि पुनर्बलन अभिप्रेरणा मिल गया तो सीख जाओगे, वरना उसको भूल जाओगे। समझ में आ रही है बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अरे इसने बच्चे पे प्रयोग किया, बच्चे को मूवी दिखाई, अब बच्चे ने मूवी को देखा, मूवी में कोई अच्छा लगा, उसको ध्यान से देखा, उसकी एक्टिंग को अपने व्यवहार में लेके आया, उस व्यवहार को उसने दूसरे के सामने दोहराया। जैसे दोहराया तो पापा ने कहा वेरी गुड, तो उस व्यवहार को करना सीख गया। हम कोई भी व्यवहार तब सीखते हैं जब हम उसको ध्यान से देखते हैं, फिर सेव करते हैं, फिर रिपीट करते हैं। रिपीट करने में पुनः बलन मिल गया तो सीख गए, वरना उसको छोड़ दिया। तो इसके 4 स्टेप होते हैं, बस ये याद रखना। ठीक है? सामाजिक अधिगम के 4 सोपान: ध्यान, धारण, रिप्रेजेंटेशन और री इन्फोर्समेंट या पुनर्बलन या मोटिवेशन। ठीक है? इसी पे इसने प्रयोग किया था, 4 स्टेप याद रखना। उपयोगिता छोड़ देना चाहिए, कुछ नहीं है। सामाजिक व्यवहार सिखाने में, कला प्रशिक्षण में व्यवहार छोड़ नॉर्मल है, ये छोड़ देना। प्रभावित करने वाले कारक नहीं देखने आपको। सूचना प्रक्रिया करना आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो इसको। ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्मितवादी या संरचनात्मक सिद्धांत, बड़ा इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट। निर्मितवाद ये मानता है कि बच्चा सीखने का केंद्र है और बच्चा स्वयं सीखता है, वो ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। टीचर की भूमिका एज ए फैसिलिटेटर होगी। ये निर्मितवाद है। तो इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है याद रखना, ये संज्ञानवाद का उच्चतम स्तर है। संज्ञानवाद में अपन इंफॉर्मेशन लेते हैं और इसमें अपन क्रिएशन करते हैं, इंफॉर्मेशन का मतलब निर्माण करते हैं। ये बाल केंद्रित उपागम है, ये प्रश्न कई बार आ गया। पूर्व अनुभव के आधार पर बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है, ये भी कई बार आ गया। इस उपागम में अधिगम को सक्रिय जटिल प्रक्रिया माना जाता है, ये आ गया। यह अधिगम को अर्थयुक्त मानता है। यह बहुपरिप्रेक्ष्य मल्टीपल अप्रोच की बच्चा एक ही परिप्रेक्ष्य बल देता, अलग अलग तरीके से सोचता है, तो मल्टीपल अप्रोच। इसका उद्देश्य एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जहां बच्चा ज्ञान का निर्माण करे, तो ज्ञान के निर्माण की बात करता है। निरूपितवाद उपागम के तत्व है। पहला तत्व मूल तत्व होता है अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि किन बिंदुओं पे बल दिया जाएगा, तो ये याद रखना है। इस उपागम में बालक का पूर्व अनुभव, मतलब पूर्व अनुभव से वो नवीन ज्ञान का निर्माण करेगा, तो पूर्व अनुभव, जिज्ञासा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, रुचि तथा करके सीखने को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नंबर 2, बालक ज्ञान का निरीक्षण करता है, संदर्भ करता है, अर्थ करता है, समावेशक है। दूसरा अध्यापक। अध्यापक की भूमिका में 2 वर्ड याद रखना, सरलीकरणकर्ता और मार्गदर्शक या सुविधा प्रदाता। मतलब अध्यापक प्रमुख नहीं होता, वो केवल एक सहायक करता होता है, तो ये याद रखना। तीसरा अधिगम क्रिया। सब बच्चे आपस में ग्रुप में डिवाइड होकर और आपस में चर्चा करके ज्ञान का निर्माण करते हैं, अधिगम क्रिया। अधिगम विधियां कौन सी होंगी? जितनी भी क्रिएटिव विधियां होती हैं, खोज, प्रोजेक्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, संपूर्ण सेंस, पूछताछ प्रशिक्षण, अवधारणा मानचित्रण, वाद विवाद, ये सब अधिगम विधियां होती हैं। और पाठ्यक्रम क्या होगा? अंतः क्रियात्मक या सूचनात्मक पाठ्यक्रम होगा। निर्मितवाद के 3 प्रकार हैं। संज्ञानात्मक निर्मितवाद पियाजे ने जो भी पढ़ लिया, सामाजिक निर्मितवाद वाइगोत्स्की जो भी अपन पढ़ेंगे, और मौलिक निर्मितवाद जो वान ग्लेशरफील्ड ने दिया था, ठीक है, जिसको रेडिकल निर्मितवाद भी बोलते हैं। ये 3 मुख्य प्रकार होते हैं, यद्यपि इसके कई प्रकार हैं और भी हैं। जैसे त्रिज्य निर्मितवाद, ये जेरोम ब्रूनर ने दिया, भी पढ़ेंगे। ज्ञान का निर्माण 3 अवस्थाओं से होता है। बहुनिर्मितवाद हार्वर्ड गार्डनर जो बुद्धि में पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक निर्मितवाद जॉन डीवी ने जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन दी थी। मानव निर्मितवाद जोसेफ नोवेक ने, जिसमें मनुष्य को केंद्र मानता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग की अवधारणा दी। 5P7 निर्मितवाद आजकल बहुत चर्चित है, ग्रेड फर्स्ट में बहुत प्रश्न आए इस बार, इसमें सेकंड ग्रेड में रोजर बाइकी ने दिया था, ये पढ़ के जाना। इस 5P का मतलब क्या होता है? पहला ई होता है इंगेज, यानी व्यस्त रहना। मतलब इसके अंतर्गत अपन बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा को जागृत करते हैं, ये पहला स्टेज होता है। तो बच्चों को जिज्ञासा जागृत करना, नाटकीकरण करना, ऐसी चीजें करना, नाटक करना, जिज्ञासा जागृत करना, प्रश्न पूछना, ये सब पहले चरण में होता है। तो आगे लिखो तो लिख लेना, जिज्ञासा जागृत करने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए, नाटक, प्रश्नोत्तरी, ये सब इसमें आते हैं। खोज करना, यहां बच्चा स्वयं खोज करता है, ज्ञान का निर्माण करता है, वो गहन स्तर पे जाता है। ठीक है? तीसरा एक सीक्वेंस में याद रखना, एक्सप्लेन, व्याख्या करना। बच्चा एक्टिव सक्रिय रूप से अपने पूर्व अनुभव के आधार पे उन चीजों की व्याख्या करता है, अपने शब्दों में बताता है। विस्तृत करना, एलोब्रेट करना, मतलब फैलाना। ठीक है? और लास्ट का है मूल्यांकन करना। फिर 7E में 2 जोड़ दिए थे, ई इलिक्ट यानी आसपास चीजों को ध्यान देना, ये पहला जुड़ गया था। और एक्सपेंड यानी चीजों को और लंबे तक फैलाना, तो ये 2 ई बाद में जुड़ गए थे। ये एलोब्रेट, विस्तृत करना है चीज को,
बड़ा करना, और ये लास्ट वाला एक्सपेंड है फैलाना। तो ये 5P7 में क्या क्या आते हैं याद रखना। निर्मितवाद में वृक्ष एंड वृक्ष के अनुसार टीचर की भूमिका क्या है? कोई रटने वाली चीज नहीं है, नॉर्मल है। वही निर्मितवादी भूमिका निभाएगा, बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेगा, उनके सामने जटिल परिस्थितियां पैदा करेगा, जिज्ञासा को जागृत करेगा, वही सब सेम चीज है। स्वतंत्र रूप से सीखने को प्रोत्साहित करेगा, प्रयोग करने का मौका देगा, विरोधाभासी वाली स्थितियां पैदा करेगा, वाद विवाद करने का, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछेगा। सामाजिक निर्मितवाद लेव वाइगोस की बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कहोगे कि सर बहुत टाइम लगेगा, मैं क्रेश कोर्स के हिसाब से आपको 2 मिनट में समझा रहा हूं, उतना पढ़ लेना बहुत है। वाइगोस्की ने सामाजिक निर्मितवाद दिया, 4 चीजें बताई। ये कहता है ज्ञान का निर्माण सामाजिक, संस्कृति और भाषा के सहयोग से होता है। पियाजे कहता है ज्ञान का निर्माण व्यक्तिगत होता है। ये कहता है तीनों के सहयोग से होता है, इसलिए इसको सामाजिक निर्मितवाद बोलते हैं। ये कहता है ज्ञान के 3 स्तर होते हैं, वास्तविक विकास, संभाव्य विकास और निकटस्थ विकास, जिसको जेडपीडी बोला। सबसे इंपॉर्टेंट है जेडपीडी, निकटस्थ विकास। बच्चा अपने नजदीकी लोगों की सहायता से सीखता है, इसको निकटस्थ विकास कहते हैं। संभाव्य विकास जब वो योग्य लोगों की सहायता से सीखता है, और वास्तविक विकास जो बिना किसी सहायता के सीखता है। फिर इसने का उदाहरण दी भाषा। भाषा में इसने एक विचार दिया है इनर स्पीच, आंतरिक संभाषण, जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में योगदान देती है। जब बच्चा अपने आप से बातचीत करता है, अपने आप विचारों को रेगुलेट करता है, निर्देशित करता है। एक इसने उदाहरण दिया रेसिप्रोकल टीचिंग, कि सब हम मिलकर सीखते हैं, पारस्परिक शिक्षण। और एक अवधारणा दी स्केप होल्डिंग। स्केप होल्डिंग मतलब बच्चे को सांकेतिक सहायता प्रदान करना, संकेत देना, उदाहरण देना, धीरे धीरे सहायता को हटा लेना, मंदन जिसको बोला है, जिम्मेदारी का हस्तांतरण करना, स्केप होल्डिंग है। बस ये जो मैंने बोला ये इस वाई कोर्स की है, देख लो। ज्ञान व्यक्तिगत नहीं है पितु बाहरी संसार में मौजूद रहता है। ज्ञान का निर्माण समाज, संस्कृति, समूह, इनके संदर्भ में करता है। सांस्कृतिक उपकरण, मीडिया, परंपराएं, पुस्तकालय इंपॉर्टेंट होते हैं। विकास के 3 स्तर हैं, संभाव्य विकास जहां बच्चा योग्य लोगों की सहायता लेगा, निकटस्थ विकास नजदीकी मम्मी पापा टीचर, और वास्तविक विकास बिना किसी सहायता के सीखेगा। याद रखना, वास्तविक विकास, निकटस्थ विकास इंपॉर्टेंट है, संभाव्य विकास बता दिया मैंने। स्केप फोल्डिंग, इसको पाड़, मचान, ढांचा, आलंबन बोलते हैं। ये सहायता प्रदान करने की तकनीक है जिसमें सांकेतिक सहायता देते हैं। कि अपन बच्चों को कहते हैं तू पेड़ पे चढ़ सकता है, मैं कहूंगा ले चढ़, मैं हाथ लगा रहा हूँ, फिर मैंने हाथ हटा ली, बच्चा स्वयं चढ़ जाता है, ये स्केप फोल्डिंग है। तो सहायता प्रदान करने की तकनीक है। इशारे करना, उदाहरण देना, इसमें शुरुआती स्तर पे धीरे धीरे सहायता देते हैं, मंद मंद धीरे धीरे, फिर आकस्मिक सहायता जब जरूरत पड़ती है तब देते हैं, और फिर धीरे धीरे उसी को करने देते हैं, जिम्मेदारी का हस्तांतरण। पारस्परिक शिक्षण मैंने बता दिया, कोऑपरेटिव लर्निंग की अवधारणा दी थी। वाइगोत्स्की, पियाजे में क्या अंतर है? बस इतना अंतर है कि पियाजे संज्ञानात्मक विकास को व्यक्तिगत मानता है, ये सामाजिक मानता है। पियाजे भाषा को नहीं मानता है, भाषा को मानता है, इनर स्पीच को नहीं मानता। पियाजे परिपक्वता को मानता है, वाइगोत्स्की परिपक्वता को नहीं मानता। बस ये मेजर डिफरेंस है। भाषा विचार मैंने बता दिया, छोड़। जेरम ब्रूनर, ये इंपॉर्टेंट है, त्रिज्य निर्मितवाद। इसकी किताबें स्टडी ऑफ थिंकिंग, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन। यद्यपि आरपीसी में आ गए बट आपके नहीं आए। ब्रूनर कहता है संज्ञानात्मक विकास सतत होता है, पियाजे कहता है असतत होता है। तो ये सतत मानता है, और ये कहता है विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखा सकते हो। ये प्रश्न आया हुआ है कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, कथन किसका था? पियाजे का, मतलब ब्रूनर का। भूल जाता हूं मैं, ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जेरोम ब्रूनर ने कहा कि बच्चा स्वतंत्र रूप से खोज करके सीखता, मतलब डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कि बच्चा स्वयं खोज करके सीखता है। ये इसका ब्रूनर का था। ब्रूनर सीखने में आगमन विधि और चिंतन को इंपॉर्टेंट मानता है। व्यक्तिगत संबद्धता, सर्पिलाकार पाठ्यक्रम मतलब वर्तुलाकार, ये भी देख लेना हल्का सा। 3 अवस्थाएं, इनके नाम याद रखना। विधि निर्माण अवस्था, जिसको इसने सांकेतिक अवस्था कहा है, इनेक्टिव कहा है, 0 से 18 वर्ष माँ। यहाँ बच्चा गामक क्रियाओं के माध्यम से सीखेगा, बस इतनी सी याद रखना। अनुप्रतीकात्मक या प्रतिमात्मक या मूर्त प्रतिनिधान, ये 2 से 6 वर्ष होती है, जहां बच्चा प्रत्यक्षीकरण और मतलब कल्पनाएं, इमेजिनेशन करके सीखता है। ठीक है, तो वास्तविकता की अवस्था है जहां प्रतिमाओं के माध्यम से, प्रत्यक्षण के माध्यम से सीखेगा। सांकेतिक प्रतीकात्मक ये सबसे श्रेष्ठ अवस्था है, जब आप अपनी भाषा को, अपने विचारों को अपने संकेतों के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं सांकेतिक अवस्था। तो इस 3 अवस्थाओं के नाम याद रखना, और किसकी क्या मेन विशेषता वो देख लेना। बाकी कुछ नहीं है, छोड़ देना। ये अवधारणा मानचित्र जोसेफ नोवे के नाम देखना, छोड़ना है। अनुभवजन्य अधिगम
इसने कार्ल रोजर्स का है, लेकिन आपके नहीं आता। अनुभवजन्य अधिगम जॉन डीवी ने दिया है। कार्ल रोजर्स का इस ईएमआरएस में तो आया था इस बार प्रश्न इसका। डेविड कोल्ब अनुभव चक्कर, ठोस या मूर्त अनुभव, प्रत्यक्ष देखना, चिंतनशील अवलोकन, मन ही मन सोचना, सार, अमूर्त अवधारणा, नियम और सिद्धांतों का निर्माण करना, सक्रिय प्रयोग, बनाए गए नियमों का जीवन में प्रयोग करना। तो स्टेप्स वैसे आपके सिलेबस में ईएमआरएस में आता है, आपके नहीं आना चाहिए, छोड़ दो। अधिगम पठार आपके सिलेबस में डाल नहीं रखा है तो छोड़ सकते हो। जब सीखने गति रुक जाती है अधिगम पठार होता है। कारण क्या होते हैं? वही शारीरिक मानसिक दोष, रुचि ना होना, विप्रेरणा नहीं होना, ठीक है, कठोर पाठ्यक्रम होना, अच्छी विधियां नहीं होना, तो छोड़ सकते हो इसको। अधिगम वक्र ये भी ग्रेड फर्स्ट में आता था कोई टाइम, आजकल तो इस सिलेबस में डायरेक्ट तो है नहीं, तो इसको भी छोड़ सकता है। देववक्र एबिंग होस्ट ने बताए थे सबसे पहले। ये मुख्य रूप से तीन होते हैं। नकारात्मक, जब शुरुआत में गति धीमी होती है और बाद में अचानक से तेज हो जाती है। सकारात्मक, जब कौन के शुरुआत में नहीं, नकारात्मक में क्या होता है, सीखने गति प्रारंभ में तेज होती है, शुरुआत में तेज होती है, बाद में धीमी। कई बच्चे 10वीं 12वीं में अच्छा पढ़ते हैं, बाद में डाउन हो जाते हैं, उसको नेगेटिव बोलते हैं। सकारात्मक में होता है कि शुरुआत में धीमा, मेरे जैसे लोग होते हैं जो पढ़ाई में पहले कमजोर होते हैं, फिर अचानक से बहुत कुछ कर जाते हैं, तो उसको पॉजिटिव वक्र बोलते हैं। मिश्रित मतलब शुरुआत में धीमी, मध्य में तेज, अंत में फिर धीमी। तो ये मुख्य प्रकार तीन होते हैं। सरल रेखीय वक्र होता है, सीधी लाइन में चलता है। नाम नाम देखो तो देख लेना, बाकी छोड़ देना। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम स्थानांतरण, पिछले ग्रेड थर्ड में दो प्रश्न आए थे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से, तो ये आपको पढ़ के जाना है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है? कोई एक स्थिति में आपने कोई चीज सीखी, उसका प्रयोग दूसरी स्थिति में करते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। सीधा आ जाएंगे, परिभाषा छोड़ दें। मुख्य प्रकार जो होते हैं वो तीन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सबसे पहले पॉजिटिव पढ़ना है, इसी पे लगभग प्रश्न आता है। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? जब कोई कार्य दूसरे कार्य में सहायता पहुंचाएगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के पांच प्रकार होते हैं, पांचों पढ़ के जाना है, समझ में आना चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला है एक पक्षीय लेटरियल। एक पक्षीय क्या होता है समझ लो। मैंने क्लास में कोई चीज सीखी और उसका प्रयोग मैं घर जाके करता हूं तो एक पक्षीय है। मैंने क्लास में सीखा 5 + -3 = 2 बचते हैं, मैंने घर में एप्पल निकाले और 5 में से 3 निकाल दिए, मामा को कहा 2 बच गए, तो वो एक पक्षीय लेटरियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। द्विपक्षीय बायलेटरियल, मैं एक हाथ से लिखता हूं, लेफ्ट हैंड से लिखता हूं, मैं राइट हैंड से लिखना शुरू कर दिया, ये द्विपक्षीय। एक अंग का प्रभाव दूसरे अंग पे पड़ना, ये द्विपक्षीय होता है। अनुक्रमिक, जब कोई सीक्वेंस में चीज करते हो, पहले हम गिनती सीखते हैं, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर गुणा, फिर भाग, ये अनुक्रमिक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। लंबात्मक, निम्न से उच्चतर, साइकिल चलाने वाला बच्चा गाड़ी चलाना सीख जाता है, ये डायरेक्ट निम्न से उच्चतर है। और क्षेत्रीय हॉरिजॉन्टल, एक समान विषय का प्रयोग दूसरे समान विषय में करना, ठीक है। नकारात्मक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? जब कोई एक कार्य दूसरे कार्य में नुकसान पहुंचाता तो नेगेटिव। पिछली बार एक प्रश्न था, उसकी वजह से लगभग 3-4 हजार नए टीचर बन गए और 3-4 हजार गलत तरीके से लग गए। एक प्रश्न आया था जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने गलत माना, लास्ट में कोर्ट की आदेश से उसको सही मानना पड़ा। प्रश्न क्या था? नेगेटिव, एक बच्चा पेन का बहुवचन पेन्स करता है, बुक का बहुवचन बुक्स करता है, तो माउस का बहुवचन माउसेज करता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होगा? तो ये नेगेटिव होगा। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने इसका पॉजिटिव माना था, फिर इसको चेंज करना पड़ा, इससे बहुत सारे टीचर गलत लग गए। पेन का बहुवचन पेन्स, बुक का बहुवचन बुक्स, लेकिन माउस का बहुवचन माइस होता है, माउसेज नहीं होता, तो वो नुकसान कर गया, ना कि फायदा हुआ। तो जहां नुकसान होता है वहां नेगेटिव होता है, याद रखना। शून्य अधिगम स्थानांतरण में इतना सा याद रखना है, जब कोई कार्य दूसरे कार्य पे ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कोई प्रभाव नहीं डालता, उसको शून्य बोलते हैं। तो प्रभाव नहीं डालता है, ये लाइन जहां आएगी वहां शून्य करके आना है, देखते समझ जाओगे। शुनक ने भी अधिगम स्थानांतरण के प्रकार बताए, बट ये आपके नहीं आते, बट फिर भी देख सकते हो। नाम नाम, निकटवर्ती, टाइपराइटर पे टाइपिंग करने वाला कंप्यूटर पे टाइपिंग करता है। दूरवर्ती, एक स्थान से दूसरे स्थान पे सीखता है। निम्न रोड, अपने आप ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया। उच्च रोड, जब आप प्रयास करके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करते हो। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, इनके नाम नाम देख लेना। मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, ये सबसे पुराना सिद्धांत है कि कोई भी एक मानसिक क्रिया से कल्पना है, मेमोरी, उनका प्रयोग एक विषय से दूसरे विषय में कर सकते हो, ठीक है। समान तत्वों का सिद्धांत, समरूप तत्वों का सिद्धांत, थॉर्नडाइक, जहां दो तत्व समान होते हैं वहां अधिगम स्थानांतरण जल्दी होता है। समझ गए? गणित विज्ञान में आराम से, गणित और फिजिक्स में आराम से हो जाता है, क्योंकि दोनों की विषय वस्तु समान है। तो समान तत्व, समरूप तत्व का सिद्धांत, भूगोल इतिहास का संबंध। सामान्यकरण का सिद्धांत CH जड ने दिया है 1930 में।
एक निष्कर्ष को दूसरी जगह आराम से लागू किया जा सकता है। सामान्य विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया है कि सामान्य बुद्धि ज्यादा ट्रांसफर लर्निंग विशिष्ट का नहीं होता। विशिष्ट का मतलब अभिनय है, कला है, वो नहीं होगी ट्रांसफर। सामान्य बुद्धि से गणितीय क्रियाएं, ये सब सामान्य बुद्धि होती है, तो इनका ट्रांसफर लर्निंग होता है, सामान्य का विशिष्ट का नहीं होता। पक्षांतरी अवयववादी सिद्धांत, ये गेस्टाल्टवादी ने नाम नाम देखने हैं इनके, ये सिद्धांत होता है, ये कहता है अधिगम स्थानांतरण पूर्ण से अंश की ओर होता है। आदर्श मूल्य छोड़ सकते हो, बागले ने दिया है, कोई भी आदर्श मूल्य को ट्रांसफर कर सकते हैं। संयोजनवादी थॉर्नडाइक ने दिया है कि उद्दीपक अनुक्रिया के समझ से ट्रांसफर लर्निंग होता है। तो ये आपका सिद्धांत है अधिगम स्थानांतरण में टीचर की भूमिका। इसमें अप्लाइड प्रश्न आ सकता है तो कि आपको क्या करना चाहिए, तो रटकर सीखना नहीं देना है, समझकर सीखना, विषय वस्तु को रिलेवेंट करके पढ़ाना, सामान्यकरण का विकास, सामान्य बुद्धि का विकास, ठीक है, मतलब समान तत्वों का प्रयोग, ऐसे पॉजिटिव आंसर दे के आना। तो अप्लाइड प्रश्न आता है तो बहुल उदाहरण, सामान्यकरण, सामान्य बुद्धि करने सीखना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक था आपका अधिगम, जो हमने घंटे सवा घंटे में पढ़ लिया होगा। ठीक है, आप एक बार एज इट इज जितनी चीजें बताई उनको रिपीट कर लेना, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके दो पार्ट हमने पहले पढ़ लिए थे। अब अगले टॉपिक में, जैसे अपन बड़े टॉपिक में विकास बच गया, बाकी ज्यादा बड़े नहीं है, वो भी अपन करवा देंगे इस वीक में। थैंक यू।